Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to cover the current affairs of December from 1 December to 14th of December. ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि अभी हम लोग दो वीक का एक साथ एक वीडियो में कवर कर रहे हैं क्योंकि कुछ बैकलॉग्स है। ठीक है, लेकिन दिसंबर के बाद आपका वीकली बेसिस पे आया करेगा सेम न्यूज़। तो ये यहाँ पे भी हम 2 वीक को एक साथ कंसिडर करके जो भी आपके रेलिवेंट न्यूज़ हैं जो कि आपके द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। और जो भी पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो बता दें कि ये पूरा हमारा एक सीरीज चल रहा है, तो आप चाहो तो पीछे से फॉलो कर सकते हो अगर आपको नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट देना है तो 2 टाइप का हम करंट अफेयर आपका ला रहे हैं। एक तो आपका मंथली बेसिस पे आता है, ठीक है, तो मंथली में हमने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र मैगजीन लॉन्च कर दिया। वहाँ पे जो भी रेलिवेंट करंट अफेयर्स है ऑर्गेनाइज मैनर में वहाँ पे हम आपको कवर करा रहे होते हैं। और ये वाला जो है आपका, इसमें हम लोग कटआउट के हेल्प से आपका वीकली न्यूज़ कवर करा रहे होते हैं। बाकी एक और हमने इनिशिएटिव शुरू किया था वीकली एडिटोरियल वाला, तो जो भी आपके हिंदू या फिर जो आपके इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जहाँ से आपका मान के चलो पेपर 2 के लिए बहुत हेल्प होता है, उसका भी एक आपका अलग सीरीज हमने शुरू कर दिया है। तो करंट अफेयर के लिए कोई भी डाउट है, कोई भी अगर मन में शंका है, हमारे साथ जुड़ जाओ, थोड़ा कंसिस्टेंसी बना लो। ठीक है, एंड तक आप एग्जाम में पाओगे कि करंट अफेयर में एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब बाकी जो कॉम्पिटिटर है आपके, जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं, उनके मुकाबले आप बहुत अच्छे पोजीशन में होगे। ठीक है, लेकिन वही बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा करना है या किसी भी चीज़ पे कमांड पानी है तो आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी होगी। मैं ऐसा नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखोगे और आप करंट अफेयर के महारथी बन जाओगे, लेकिन सोचो जो मेरे साथ अभी मई से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मंथली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर के थ्रू या फिर किसी भी अदर मतलब हमारे सोर्सेज के थ्रू अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अब उनकी जो पोजीशन है वो बेटर होगी आपसे, है ना, जो पहली बार देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द करंट अफेयर कितनी सारी ना जाने कितनी सारी स्टैटिक कॉन्सेप्ट हमने रिलेट किया है, कितने सारे करंट अफेयर न्यूज़ कवर किया है। और अब उन बच्चों को जो कंसिस्टेंट है, जो बहुत पहले से फॉलो अप करते आ रहे हैं, उनको ये भी आइडिया लग गया है कि हमें करंट अफेयर को किस वे में पढ़ना होता है। मतलब मान के चलो अगर न्यूज़ आ रहा है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन से, ठीक है, अगर मान के चलो न्यूज़ आया आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन से, ठीक है, तो अब जैसे बच्चे क्या करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आया है उसका नाम क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोन दितवा आया आपका, ठीक है, उसके बाद साइक्लोन मोंथा आया, तो बच्चे क्या कर लेते हैं कि भाई उससे रिलेटेड उसका नाम पढ़ लेते हैं और किसने नाम दिया ये पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन आपको यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में डिफरेंस क्या होता है, क्या उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, आई क्या होता है, आई वॉल क्या होता है, ठीक है, क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। ये सब न्यूज़ बिना कवर किए ही बस न्यूज़ ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते हैं, जो कि आपके यूपीएससी में या किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो तो हेल्प नहीं करता है। तो हमें जो न्यूज़ को कवर करना है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से करना है। मतलब अगर कोई इशू है तो उस इशू को समझ के उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत हो गया। अब देखो, पहला जो न्यूज़ है हमारा वो है आपका 1 से 4 तक का, 1 से 3 दिसंबर तक का। 1 से 3 दिसंबर में जो सबसे पहला सेक्शन है वो है डिफेंस का। तो सेक्शन भी हमारा डिवाइडेड है। अब जिसको थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में चाहिए ना, तो आप लोग ब्रह्मास्त्र भी फॉलो करो। और जो डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी रीज़न के कारण, टाइम वगैरह ही मेन इशू आता है या फिर खुद से पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो आप यार आंख बंद करके हमारा वीकली फॉलो करो। ठीक है, अगर आप वीकली भी सिर्फ देख ले रहे हो और मंथली ब्रह्मास्त्र वाला फॉलो कर ले रहे हो ना, तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की नीड ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे कवर्ड होती है। हम लोग खुद बैठ के एक एक न्यूज़ देखते हैं, मतलब चेक करते हैं। जैसे आपके एक दिन में पीआईबी में लगभग 38 से 40 न्यूज़ आते हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट्स होते हैं। अब सोचो हर दिन का पूरे महीने का कितना हो गया, 14 to 30 कर लो, ठीक है, तो ये आपका लगभग कितना हो जाएगा, 1200 टॉपिक्स अगर आप खुद करने जाओगे तो आपका क्या हाल होगा। लेकिन ये काम हम लोग आपके लिए बैठ के करते हैं, पूरा फिल्टर करते हैं, जो जो रेलिवेंट कंटेंट है वो निकालते हैं। तो इस चीज़ को इसलिए अप्रिशिएट किया करो, और जुड़ रहे हो तो एक ट्रस्ट के साथ जुड़ो, अदरवाइज बहुत सारे सोर्सेस आपके पास प्रेजेंट है। तो देखो, सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है ऑपरेशन सागर बंधु। अब ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ पे कंडक्ट कराया गया, सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है यूपीएससी कि ऑपरेशन सागर बंधु है ये आपके किस कंट्री में कराया गया या किस पर्पस के लिए कराया गया। तो ऑपरेशन सागर बंधु आपके श्रीलंका में कंडक्ट कराया गया, किसके द्वारा, इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा। इसमें बेसिकली जो इंडियन फंसे हुए थे श्रीलंका में, तो किस चीज़ को लेकर फंसे हुए थे, तो श्रीलंका में आपके फ्लड आया था, है ना, बहुत भारी फ्लड आया था ड्यू टू दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो फ्लड की वजह से वहाँ पे बहुत सारा आपके कोलोसल लॉस हुआ, ठीक है, बहुत सारे आपके डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखने को मिले। तो वहाँ पे जो भी इंडियंस आपके ट्रैप हो गए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, स्पेसिफिकली जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने अपने हैवी लिफ्ट कैरियर को यूज़ करते हुए, जो कि C-130J है, जिसको हम ग्लोब मास्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसका यूज़ करके इंडियंस को इवैक्यूएट किया। तो न्यूज़ में बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी कौन सा साइक्लोन आपके हिट किया था, तो जिस साइक्लोन ने हिट किया था आपके श्रीलंका को, उसका नेम क्या है आपके, साइक्लोन दितवा, जिसके बारे में अभी मेंशन कर रहा था, ठीक है। तो नवंबर 2025 में साइक्लोन आया था और ये दिसंबर में ये न्यूज़ आपके कवर्ड हुआ। तो साइक्लोन दितवा, और साइक्लोन दितवा का नाम किसने दिया है, तो ये आपके यमन ने दिया है।
तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखने थे। अब देखो आगे, आर्मी कंडक्ट्स कॉम्बैट लॉन्च ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। अब देखो ब्रह्मोस के बारे में हमने कितनी बार देख रखा है ना, और अब तो ब्रह्मोस 2 का वेरिएंट भी आने वाला है, जो कि किस कैटेगरी में आएगा, आपके हाइपरसोनिक कैटेगरी में आएगा। अभी तक जो ब्रह्मोस हमने देखा था वो किस कैटेगरी में था, आपके सुपरसोनिक में था। अब हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जो आपके मिसाइल है वो अगर 1 मैक के स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, आपके सबसोनिक में आ जाएगी। ठीक है, अगर 1 से 5 मैक के बीच में अगर वो ट्रैवल कर रही है तो वो आपके सुपरसोनिक में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके 5 मैक से मतलब फास्टर वो ट्रैवल कर रही है तो वो आपके हाइपरसोनिक में आ जाएगी। ठीक है, मैक क्या होता है आपका? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। अब ये सब ऐसा नहीं है कि मैंने डिस्कस नहीं कर रखा है, लेकिन जो पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा आपके रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो ब्रह्मोस का जो नया वेरिएंट है वो आपके हाइपरसोनिक कैटेगरी में लाई कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज होगी, वो और ज़्यादा एडवांस होगा, और ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, तो आर्मी ने क्या किया, रिसेंटली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया। अब जैसे ब्रह्मोस का एक खास बात है, ठीक है, ये इसीलिए आपके वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रूज मिसाइल में से एक है। तो ब्रह्मोस की अब डिमांड भी आप देख रहे हो गया ना, बहुत सारे एशियन कंट्री आपके ब्रह्मोस का डिमांड कर रहे हैं। जैसे हमने फिलीपींस में आपके एक्सपोर्ट भी किया ब्रह्मोस को, और ब्रह्मोस इंडिया और रशिया ने कोलैबोरेटिवली मिलके आपके डेवलप किया था। तो ब्रह्मोस की खास बात ये है ना कि इसको किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। किसी भी प्लेटफॉर्म को से लॉन्च किए जाने से मतलब क्या है आपका, कि हम लोग इसको वाटर के थ्रू भी लॉन्च कर सकते हैं, लाइक सबमरीन के से, या फिर कोई शिप से, किसी फ्रिगेट से, या फिर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर, मान के चलो जो आपके एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट्स है, लाइक सुखोई 30 MKI, राफेल हो गया, इन सब से भी हम ब्रह्मोस को फायर कर सकते हैं, और ग्राउंड से भी फायर कर सकते हैं। मतलब एयर, लैंड और वाटर तीनों जगह से ही, तीनों प्लेटफॉर्म से ही हम ब्रह्मोस को फायर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पे जो आपको रिलेट कर लेना है, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये न्यूज़ मैंने ऑलरेडी बहुत बार कवर करा रखा है। यहां पे आप डिफरेंस मुझे बताओगे, क्रूज मिसाइल और आपका बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो जो लोग शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा, है ना, तो आप कमेंट में टाइप करके बता देना। जो नए हैं वो लोग कमेंट में पढ़ के देख लेना। समझ आया इतना? फिर देखो आगे, डीआरडीओ कंडक्ट्स हाई स्पीड टेस्ट ऑफ फाइटर एस्केप सिस्टम। तो डीआरडीओ आपको पता है कि इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जो भी डिफेंस रिलेटेड रिसर्च होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। मतलब ज़्यादातर जो मिसाइल्स आप देख रहे हो, ड्रोन्स देख रहे हो, वो कौन डेवलप करती है? आपके डीआरडीओ ही डेवलप करती है। द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक IITs, NITs एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डीआरडीओ ने अभी लेटेस्टली कौन सा आपका टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया, जो एस्केप सिस्टम होता है। जैसे हर फाइटर जेट में ना आपके एस्केप सिस्टम लगा हुआ रहता है। तो जब फाइटर जेट मान के चलो अपना कंट्रोल खो देता है, या जैसे ही पायलट को लगता है कि मतलब फ्यूल खत्म हो गया, या फिर मान के चलो किसी भी कारण, वेदर के कारण या किसी भी कारण अगर उस फ्लाइट ने अपना कंट्रोल खो दिया है, तो वो जो फाइटर पायलट होता है क्या करता है, वो एस्केप कर जाता है। ठीक है, ताकि उसका जो जान है वो बच जाए, राइट। लेकिन अभी हमने देखा था एक बहुत दुखद घटना हुई थी, जो आपका एयर शो हो रहा था। एयर शो कहाँ पे हो रहा था आपके? तो जो आपके दुबई में एयर शो हुआ था, ठीक है, जिसमें आपके तेजस फाइटर क्राफ्ट है वो आपके अपनी मैन्यूवरेबिलिटी शो कर रही थी और अपने स्किल्स शो कर रहे थे। तो उसमें जो हमारे विंग कमांडर नमन शाल जी है, ठीक है, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो बहुत ही दुखद घटना थी। ठीक है, इसीलिए अब क्या किया जा रहा है, मतलब इस घटना के बाद ये सीख मिला है कि जो स्केप सिस्टम है इसको और स्ट्रांग बनाना है। तो कहीं ना कहीं वो स्केप नहीं कर पाए, तभी उनकी मतलब जान चली गई। हालांकि ये बहुत दुखद घटना थी, और बोला भी ये भी जा रहा था कि वो पैसेंजर की जान बचाने के लिए उन्होंने जो फाइटर क्राफ्ट है उसका जो डायरेक्शन है उसको मोड़ लिया, ताकि जो नॉर्मल लोग बैठे थे, जो नॉर्मल सिविलियंस बैठे थे, उनकी ना जान जाए। तो बहुत उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया अपने नेशन के लिए। ठीक है, तो न्यूज़ में बस यही था कि जो डीआरडीओ ने है इसी सेम सिस्टम को, जो एस्केप सिस्टम होता है, जब आपके फाइटर एयरक्राफ्ट आपके कंट्रोल लूज कर देती है तो उसमें से जो इजेक्ट करने के लिए जो फाइटर पायलट्स यूज करते हैं उसको एस्केप सिस्टम हम बोलते हैं। तो उसी का टेस्टिंग किया डीआरडीओ ने। ठीक है, देन द टेस्ट वाज कंडक्टेड एट द रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट फैसिलिटी ऑफ द टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी इन चंडीगढ़। तो वेन्यू भी याद रख लेना, वेन्यू से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टेस्ट आपके कहाँ पे कंडक्ट कराया गया। तो ये था आपका चंडीगढ़। इतना क्लियर हुआ? उसका देखो आगे, इंडिया थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन सून ट्रायल्स इन फाइनल स्टेज सेज नेवी चीफ। तो देखो इंडिया के पास आपको पता होना चाहिए कि कितने आपके न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। तो हमारे पास जो पहला न्यूक्लियर सबमरीन था वो कौन सा था आपका? INS अरिहंत, राइट, INS अरिहंत। उसके बाद आपके पास कौन सा है? INS अरिघात, ठीक है। और अब हम लोग तीसरा, मतलब जो आपके इंडियन नेवी चीफ है दिनेश के त्रिपाठी सर, इन्होंने क्या बोला है कि हम लोग अब तीसरा जो थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन है उसको इंडक्ट करने जा रहे हैं इंडियन नेवी में। तो इसका नाम क्या होगा आपका? INS अर्धिमान। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खासकर जो डिफेंस वाला एग्जाम देते हैं ना, CDS NDA, आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, और CPF में भी पूछने के बहुत चांसेस हैं। तो INS अर्धिमान हो गया ये।
अब मान के चलो न्यूज़ इतना है, ठीक है, आपने देख लिया कि जो लेटेस्ट आपके न्यूक्लियर सबमरीन इंडक्ट होने वाली है नेवी में, उसका नाम आईएनएस अर्धमान है। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ना है। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि यार यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने डीजल सबमरीन के बारे में ही तो सुना है, डीजल सबमरीन, है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो डीजल सबमरीन होती है और जो आपके न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं, दोनों का पर्पस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। खासकर जब आप एसएसबी वगैरह में जाते हो ना, तो वहाँ पे आपसे इस टाइप के डिफरेंसेस पूछते हैं। तो देखो, ये बेसिक डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, बहुत लेमन टर्म में, बहुत टेक्निकलिटीज में आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। तो न्यूक्लियर सबमरीन का जो खास बात होता है वो ये होता है कि न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो पावर जनरेट होती है सबमरीन में, ठीक है, वो आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जनरेट हो रही होती है, ठीक है। इसीलिए जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें जो सबमरीन्स होती हैं वो बहुत टाइम तक, मतलब लगभग एक महीने तक ना वो पानी में सबमर्ज होकर रह सकती हैं, और बहुत डीप ओशन बेड तक जा सकती हैं, मतलब न्यूक्लियर जो सबमरीन्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके पास एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। उसके बाद इनकी जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये खास बात होती है आपकी न्यूक्लियर सबमरीन की। ऊपर से यहाँ से हम लोग बहुत सारे जो एडवांस मिसाइल्स हैं, राइट, उसको भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो डीजल सबमरीन होती हैं, इनको एक दिन में बाहर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डीजल सबमरीन को पावर कहाँ से मिल रहा है? आपके डीजल से मिल रहा है। अब डीजल को जो जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन पानी में ना, जैसे आप डीप में जाते हो, डीप इनसाइड द ओशन, तो आपकी जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। ऊपर से प्रेशर भी बढ़ता है। तो उस जो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं? स्नॉर्कल करते हैं, ठीक है। मतलब हर एक दिन पे या हर एक दो दिन पे इनको सरफेस पे आना पड़ता है, सी सरफेस पे आना पड़ता है, ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ये लोग कैप्चर करके फिर डीजल को कंबस्ट करके वापस से फिर से ओशन के अंदर जा सके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप खुद एक लॉजिक लगा के बताओ। मान चलो अगर इनको हर 2 दिन पे बाहर आना पड़ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये इजिली ट्रेसेबल है? मतलब एनिमी इनको तुरंत ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो आपके न्यूक्लियर सबमरीन है, एक महीने तक पानी के अंदर रह सकती है ना, मतलब जो इसमें क्रू जा रहे हैं वो एक महीने तक पानी के अंदर रह सकते हैं। तो इनको इतना इजीली जो आपके एनिमी शिप हैं या एनिमी जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये लोग ट्रेस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डीजल सबमरीन का, कि इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है टू कंबस्ट डीजल टू गेट एनर्जी, इसीलिए इसको बार बार स्नॉर्कल करना पड़ता है एट फ्रीक्वेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हमने देखा न्यूक्लियर सबमरीन का एडवांटेज, ठीक है, और डीजल सबमरीन का डिसएडवांटेज। अब हम देखेंगे डीजल सबमरीन में कुछ तो एडवांटेज होगा, ठीक है, नहीं तो भाई डीजल सबमरीन को पूरा ही हटा देते हैं। तो जैसे जो हमारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो सारी डीजल क्लास ही सबमरीन है, तो डीजल सबमरीन क्लास में कुछ तो बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट क्या है कि ये लोग आवाज कम करते हैं, है ना, जो इंजन की आवाज होती है ना वो कम होती है। लेकिन वहीं पे जो न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं ना, ये ज्यादा आवाज करते हैं, राइट। तो इसीलिए इनकी जो स्टेल्थ फीचर होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब मान के चलो इसका एक प्रॉब्लम था, इसका एक बेनिफिट था, इसका एक प्रॉब्लम था, इसका एक बेनिफिट था। तो अब हमें ऐसा सबमरीन चाहिए कि जो दोनों का ही, मतलब बोलते हैं ना, जो डिसएडवांटेज है उसको एडवांटेज में कन्वर्ट कर दे। तो जैसे हमने देखा, या इसमें जो दोनों का ही एडवांटेज है उसको एक सिंगल हम अगर किसी टाइप के सबमरीन में इंक्लूड कर सकते हैं तो और बेटर होगा, है ना। तो आप देखो न्यूक्लियर सबमरीन का बेस्ट फीचर क्या था कि ये बहुत दिन तक आपके ओशन में रह सकती है और डीप इनसाइड द ओशन रह सकती है, क्योंकि पावर यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन डीजल सबमरीन में जो एडवांटेज है वो ये है कि ये लेस नॉइज करता है। तो अगर ये हम दोनों एडवांटेज किसी एक सबमरीन में इंटीग्रेट कर दें तो वो सबमरीन क्या हो जाएगा? काफी लीथल हो जाएगा, ठीक है, स्टेल्थ फीचर से युक्त हो जाएगा, और जो एनिमी शिप्स है उनके लिए पकड़ना मुश्किल होगा। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन निकाला गया वो ये निकाला गया कि हम डीजल की जगह, डीजल के साथ हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन भी तो कैरी कर सकते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन, ताकि ये जो सबमरीन से ये एक वीक एटलीस्ट तो पानी में रह ही सके, है ना। क्योंकि अगर लिक्विड ऑक्सीजन हम कैरी करेंगे तो डीजल को कंबस्ट कर सकते हैं हम पानी के अंदर ही, समझ आए। तो एक सॉल्यूशन तो ये है। दूसरा सॉल्यूशन है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। अब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में क्या है कि आपके डीजल से बैटरी रिचार्ज कर रहे हैं और फिर उस बैटरी से क्या है, जो सबमरीन को पावर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें भी क्या है कि आपके सबमरीन 7-7 दिन तक पानी में रह सकती हैं। तो आप देखो ये जो दोनों का एडवांटेज था इसमें हमने इंटीग्रेट कर दिया कि ये ज़्यादा दिन तक अब पानी में भी रह सकती हैं। दूसरा चीज़, इनको समय समय पे एक दो दिन पे स्नॉर्कल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी जो सबमरीन होती है बेस्ट होती है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन का कहीं कहीं यूसेज है, जैसे कुछ एडवांस जो आपके मिसाइल्स होते हैं हम इन्हीं से फायर कर सकते हैं, इनसे फायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन को पूरी तरीके से हटा सकते हैं या डीजल सबमरीन को पूरी तरीके से हटा सकते हैं। हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ता है और कहीं पर न्यूक्लियर सबमरीन भी यूज़ करना होता है, कहीं पर डीजल सबमरीन भी यूज़ करना होता है। तो आई होप आप लोगों को सबमरीन से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो क्लियर एटलीस्ट हो गया, है ना। डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता मैं। तो जो आपके अभी जो हम बात कर रहे हैं आईएनएस जो अर्धिमान है वो आपके किस क्लास का सबमरीन है? न्यूक्लियर क्लास सबमरीन है, समझ आए। तो इंडिया में 3 हो गए, मतलब अभी तक 2 हैं, अभी तीसरा इंडक्ट होने वाला है। पहला कौन सा था? अरिहांत, दूसरा है आपका अरिघात और तीसरा क्या है आपका? अर्धमान।
इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे। आई इंडिया मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिन कमेंसेस इन केरला। अब देखो इक्विवेरिन के बारे में ऑलरेडी हमने देखा था, जैसे ये फरवरी 2025 में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो फरवरी 2025 में आपके 13th एडिशन था और अभी लेटेस्ट आपके कंडक्ट हुआ है, ये आपका 14th एडिशन है 2 से 15 दिसंबर तक, समझ आया। तो आप इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिन है, एक तो किसके किसके बीच में होती है, तो ये आपके इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है, ठीक है। इंडिया मालदीव्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। अच्छा, दूसरा चीज़ इसका वेन्यू क्या था, तो वेन्यू इसका केरला। इतना याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा। बाकी मोर और लेस सारे एक्सरसाइज का जो मेन पॉइंट होता है ना, जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है वो सेम ही होता है। जैसे महासागर जो पॉलिसी है उसको और स्ट्रेंथन करना, इंटर कनेक्टिविटी बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, ठीक है, आपस में सिनर्जी बनाना, उसके बाद जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, जो फ्रेंडली रिलेशन है नेबरिंग कंट्री के साथ, उसको बढ़ाना, उसको स्ट्रेंथन करना, जो अभी मॉडर्न डे वॉरफेयर है उसको टैकल करने के लिए इक्विप करना जो आर्म फोर्सेस है दोनों कंट्री की। तो ये सारी बेसिक ऑब्जेक्टिव सारे ही एक्सरसाइज की मोर और लेस सेम होती है। तो ये तो अब तक आपको रट गया होगा, समझ है। उसका देखो आगे। इंडियन नेवी एक्सटेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू श्रीलंका इन वेक ऑफ साइक्लोन दितवा। तो देखो ये रिपीटेड न्यूज हो गया। तो किस साइक्लोन के लिए हमने ये आपके इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। डायरेक्ट पूछ लेंगे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर फैक्ट में याद रख सकते हो। तो साइक्लोन दितवा आया, श्रीलंका कोस्ट को हिट किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन आया, फ्लड आया, ठीक है। तो वहाँ के जो इंडियन थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए आपके ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें कौन कौन सी शिप पार्टिसिपेट की थी, तो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी भी पार्टिसिपेट की थी। और उधर हमने देखा था एयरफोर्स के भी जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है लाइक C-130J ग्लोब मास्टर। क्लियर हो इतना। उसका देखो आगे। बाकी ये सब वही है, महासागर विजन को स्ट्रेंथन करना, उसका फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन इंडियन ओशन रीजन, ये सब कीवर्ड्स हैं ना। अगर आप पेपर टू के लिए बोलते हो ना कीवर्ड की कमी पड़ती है, तो ये सब कीवर्ड नोट कर लिया करो। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन इंडियन ओशन, ये हमारी एक पॉलिसी है, ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन इंडियन ओशन। देखते हो कि कभी भी आपके जो नेबरिंग नेशन में हमारे साइक्लोन आता हुआ है या फिर अर्थक्वेक आता है, तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करने वाली कौन होती है, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस होती है, इंडियन गवर्नमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑपरेशन ब्रह्मा था, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा किस कंट्री में चलाया गया था, म्यांमार में क्योंकि अर्थक्वेक आया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कवर कर लेना, ठीक है। इसी साल हुआ है ये सब। उसका देखो आगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। इसरो चीफ इनॉग्रेट्स आनंद सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर नेविगेशन, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन सेंटर। तो इसरो चीफ ने अभी लेटेस्ट इनॉग्रेट किया किसको, आनंद सेंटर ऑफ एक्सलेंस को फॉर नेविगेशन। इसमें बस इतना ही न्यूज़ याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा। नेविगेशन बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपकी रॉकेट्स वगैरह की नेविगेबिलिटी के लिए और जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनकी नेविगेबिलिटी के लिए आपकी ये सेंटर को लॉन्च किया गया है, एक्सीलेंस सेंटर को, ठीक है। फिर देखो WHO बैक्स यूज ऑफ GLP-1 ड्रग्स फॉर वेट लॉस। तो WHO ने क्या किया, अप्रूव किया GLP-1 ड्रग्स को। अब GLP-1 ड्रग्स का क्या यूसेज होता है, तो जैसे ये ना आपके वाइडली एक्सेप्टेड ग्लोबल वैक्सीन है जो कि यूज़ किया जाता है वेट लॉस के लिए। तो जो भी ओबेस्ट पेशेंट होते हैं, जैसे आज के टाइम पे आप पता ही है ना कि मोस्ट ऑफ द लोग हैं जो वर्ल्ड में वो ओबेसिटी को फेस कर रहे हैं या ओबेसिटी के विक्टिम है, राइट। अब ओबेसिटी से भी आपके बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, है ना, हार्ट अटैक जैसे आजकल प्रॉब्लम आपके बढ़ते जा रहे हैं, किसके वजह से, ओबेसिटी की वजह से, ठीक है। तो इस ओबेसिटी को कम करने के लिए काफ़ी कारगर ड्रग है GLP-1 ड्रग्स, जिसको अब WHO ने भी अप्रूवल दे दिया है। लेकिन वही बात है कि किसी का भी आप ज़्यादा यूसेस करोगे तो साइड इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही। तो अब एक बार न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो कॉन्टेक्स्ट था वो यही था। सो इन अ मच एंटिसिपेटेड डेवलपमेंट द WHO हैज फाइनली इशूड ग्लोबल गाइडलाइंस ऑन द यूज ऑफ पॉपुलर वेट लॉस ड्रग्स। दिस ग्लूकागन लाइक पेप्टिडाइड GLP-1 थेरेपीज आर बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इन एडल्ट्स, ठीक है। फिर विद द गाइडलाइंस द WHO recognizes that the GLP-1 class of drugs are indeed effective and that they are likely to have an impact on the global cost of obesity। तो कहीं ना कहीं देखो बोला जाता है कि ओबेसिटी की वजह से ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि लोगों का जो बोलते हैं ना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, हेल्थ का एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। अब जैसे इंडिया में मान के चलो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओबेसिटी की वजह से जो हेल्थ हमारा एक्सपेंडिचर है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है, ठीक है। मतलब जो बीमारी नहीं भी होनी चाहिए वो ओबेसिटी की वजह से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी भी तो लॉस हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा हेल्थ एक्सपेंडिचर पे ही करेगी, अगर हेल्थ बजट कोई बढ़ाना पड़ेगा तो फिर बाकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे काम हो पाएगा। लेकिन हालांकि बढ़ाना चाहिए, बट ये है कि अगर ओबेसिटी कंट्रोल में आ रहा है किसी ड्रग के वजह से, अगर वो इफेक्टिव है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इकोनॉमी को बचा सकता है। जैसे बताया जाता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट होता है ओबेसिटी का, उसको प्रिडिक्ट किया गया था अराउंड $3 ट्रिलियन। मतलब सोचो कि जो इंडिया की इकोनॉमी उसके आसपास ये पहुंचने वाला है 2030 तक। तो काफ़ी बोलते हैं ना स्काई रॉकेटिंग हेल्थ कॉस्ट है एसोसिएटेड विद द मैनेजिंग द कंडीशनल एंड एसोसिएटेड हेल्थ कॉम्प्लिकेशन।
समझ आया, इसीलिए WHO ने इसको क्या किया, बैक किया है. सो ओबेसिटी इज अ कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक डिजीज एंड अ मेजर ड्राइवर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड सम टाइप ऑफ कैंसर. इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पुअर आउटकम्स फॉर पेशेंट हु हैव इन्फेक्शियस डिजीज. इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट द ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी हैज बीन revolutionized by the emergence of a class of drugs that not only affect significant weight loss but also confer a whole range of metabolic benefit to individuals. अब ये सब ना आर्टिकल आप खुद रीड कर लिया करो, कॉन्टेक्स्ट तो मैंने बता ही दिया है. उसका देखो आगे, व्हाई डज इंडिया नीड बायो रेमेडिएशन. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये बायो रेमेडिएशन, इससे सवाल भी पूछा गया है. तो ये आपका किसका टर्म है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इन्वायरमेंट. लेकिन ये लिंक्ड किससे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी लिंक्ड है. क्यों, क्योंकि हम अब इसमें जो बायो रेमेडिएशन टेक्निक की बात करेंगे ना, इसमें हम बात करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की. अब कहानी सुनो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आपको दिख ही रहा है, जैसे दिल्ली के लोग पॉल्यूशन से ग्रसित हैं, है ना. वैसे जो हैवी मेटल्स हो गए हैं, ग्राउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अब पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट सॉल्यूशन ढूंढते रहती है, लेकिन एक जो बायो रेमेडिएशन टेक्निक है ना, बहुत अच्छा टेक्निक होता है. इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल मीन्स का यूज़ करते हैं टू डिकम्पोज और रिमूव हैवी मेटल्स और पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, हैवी मेटल्स और पॉल्यूटेंट्स. तो जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, आपके खत्म कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं. ठीक है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम छोड़ते हैं नेचर में, तो कहीं ना कहीं आपका जो बोलते हैं ना, जो पॉल्यूटेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे और वो आपके नेचर के लिए बहुत बेनिफिट होगा. तो वही बताया जा रहा है कि इंडिया को क्यों नीड है बायो रेमेडिएशन का. तो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज बायो रेमेडिएशन. अब इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से डेफिनेशन दे रखा है, मैंने तो आपको बहुत लेमन टर्म में बताया. तो जैसे बायो रेमेडिएशन लिटरली मीन्स रिस्टोरिंग लाइफ थ्रू बायोलॉजी, है ना, मतलब जो हम लाइफ को रिस्टोर कर रहे हैं थ्रू बायोलॉजी. इट हार्नेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्लांट्स टू सिक्वेस्टर और ट्रांसफॉर्म टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज ऑयल, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक और हैवी मेटल. इवन आप बहुत बार देखते हो ओशन में जो ऑयल स्पिलिंग होता है, तो ऑयल स्पिलिंग को खत्म करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया को लॉन्च किया जाता है. बैक्टीरिया को मतलब डाला जाता है उस ऑयल स्पिलिंग साइट पे, ताकि वो ऑयल जो है उसको वो लोग क्या करें, डिकम्पोज कर दें, खत्म कर दें. या फिर उसके लिए जो अच्छा वर्ड है वो है सिक्वेस्टर. जैसे आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सुनते हो ना, वैसे सिक्वेस्टर करना, राइट. तो टॉक्सिक मेटल को कन्वर्ट कर देना आपके और ट्रांसफॉर्म कर देना, ये किसका काम है, जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, बायो रेमेडिएशन. तो जैसे बोलते हैं ना, हम किसी का रेमेडी करते हैं. रेमेडी मतलब क्या होता है, उपचार होता है. बायो मतलब क्या होता है, बायोलॉजी होता है. तो कभी टर्म आ जाता है बायो रेमेडिएशन, तो कंफ्यूज मत करना, आप तोड़ तोड़ के पढ़ना. बायो मतलब लाइफ और रेमेडिएशन मतलब इलाज, मतलब ऐसा इलाज जो कि हम किसके हेल्प से कर रहे हैं, बायोलॉजी के हेल्प से कर रहे हैं. जो आपके लिविंग जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके हेल्प से कर रहे हैं. उसी टेक्निक को क्या बोल रहे हैं, हम बायो रेमेडिएशन बोल रहे हैं. तो आज की बात याद रहेगा. उसका देखो, modern bioremediation combines traditional microbiology with cutting edge biotechnology. New biotechnologies are enabling humans to gain unprecedented insight into biology. तो आप देख रहे हो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है. तो वही जो एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आपका बायो रेमेडिएशन टेक्निक है, इसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से इंक्लूड करके और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. अच्छा, इसमें दो टाइप दे रखा आपका कि दो टाइप का आपका बायो रेमेडिएशन होता है. एक होता है आपका इन सीटू, ठीक है, एक होता है आपका एक्स सीटू. अब इन सीटू और एक्स सीटू में क्या डिफरेंस है, तो इन सीटू मतलब होता है कि जो साइट है आपका, जो पॉल्यूटेड साइट है या जो इफेक्टेड साइट है, वहीं पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाके और वहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं. और एक्स सीटू मतलब क्या होता है कि अगर मान चलो कोई गंदा पानी है या कोई आपके जो पॉल्यूटेड वाटर या सॉइल है, उसको हम वहाँ से हटा के किसी लैब में ले जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से साफ करके और वापस से यहाँ पे लाके इंटीग्रेट कर दे रहे हैं जो उसका ओरिजिनल प्लेस था. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सीटू. तो एक्स सीटू मतलब कि अवे फ्रॉम दिस साइट, इन सीटू मतलब विद इन दिस साइट. ठीक है, सो देयर आर टू ब्रॉड टाइप ऑफ बायोरेमेडिएशन. इन सीटू बायोरेमेडिएशन वेयर ट्रीटमेंट हैपेंस डायरेक्टली एट द कंटेमिनेटेड साइट, सच एज व्हेन ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया इज स्प्रेड ऑन द ऑयल. इसका एग्जांपल बता रहा है कि जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होता है, इसको ऑयल स्पिलिंग वाले साइट पे स्प्रे कर दिया जाता है. और एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन वेयर कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर इज रिमूव्ड, ट्रीटेड इन अ कंट्रोल्ड फैसिलिटी एंड रिटर्न्ड वंस क्लीन्ड. समझ आया. उसका देखो आगे, व्हाई डज इंडिया नीड इट. अब इंडिया को क्यों चाहिए, तो आप बताओ, इसको पढ़ने की जरूरत है आपको, आप खुद बता सकते हो. क्योंकि इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रिवर हमारी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं. तो इन सबको डील करने के लिए आपके बायो रेमेडिएशन काफ़ी इफेक्टिव एक क्या हो सकता है, आपका मेथडोलॉजी हो सकता है. समझ आया. उसके बाद देखो यहाँ पे कि अब इसके साथ कुछ अगर मान के चलो इतना ही अच्छा तो अब तक यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, तो देखो इसके साथ ना बहुत सारे और भी चैलेंजेस एसोसिएटेड है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करा रहे हैं नेचर में, या फिर कोई भी आपके बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसका हमें रिपरकशन नहीं पता है. देखो एक तो अच्छा बेनिफिट हमें पता है कि ठीक है वो साफ करेगा, लेकिन क्या पता वो बैकफायर कर जाए, क्या पता वो बैक्टीरिया आपका जैसे कोई वायरस हमने या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लॉन्च किया और वो कोविड-19 जैसा वायरस बन जाए,
ठीक है, या वो नेचर के लिए बहुत खराब हो, एकदम से स्प्रेड करे और जो अच्छा होना था उसको खराब कर दे। समझ आ रहा है? तो बायो रेमेडिएशन क्योंकि है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ भी आ सकता है आपका। समझ लेते हो व्हाट आर द रिस्क। द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ओपन एनवायरनमेंट नीड टू बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर, मतलब हमें उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी छोड़ दिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया, टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड इकोलॉजिकल इफेक्ट। देन इनएडिक्वेट टेस्टिंग और पुअर कॉन्टेमिनेंट्स कैन क्रिएट फ्रेश प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग ओल्ड वन। वही बात मैं बता रहा था कि पुराना प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में कुछ नया क्रिएट कर दे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई कंट्री और भी कुछ काम कर रही है क्या बायो रेमेडिएशन से रिलेटेड। तो जैसे देखो जो जापान है, इसने क्या किया है कि इसने माइक्रोबियल और प्लांट बेस्ड जो क्लीनअप सिस्टम है इसको जो अर्बन वेस्ट स्ट्रैटेजी है उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो ये सब ना आप एज अ केस स्टडी यूज कर सकते हो। जो अपने पेपर 2 में जब भी आपके अर्बन डेवलपमेंट की बात कर आती है या फिर मान के चलो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स की बात आती है, तो वहाँ पे इस टाइप का आप अगर केस स्टडी मेंशन करते हो कि जापान क्या कर रहा है, क्योंकि जापान ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कराता है, तभी वो देखो जापान में बहुत साफ सुथरा जगह है ना। वैसे यूरोपियन नेशंस जो है वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं माइक्रोब्स को टू टैकल ऑयल स्पिल्स। वैसे जो चाइना है उसने भी बायो रेमेडिएशन को प्रायोरिटी बनाया अंडर इट्स सॉइल पॉल्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क। तो ये सब एग्जाम्पल लिख लेना है ना, चाइना, जापान, यूरोपियन नेशन, ये लोग अभी यूज़ कर रहे हैं बायो रेमेडिएशन टेक्निक। तो इंडिया को भी यूज़ करना चाहिए, वही इस आर्टिकल में बता रहा था। तो देखो कितना प्यारा आर्टिकल था। तो इस टाइप के जो आर्टिकल्स आते हैं ना, इसको तो आपको खुद से पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और अगर इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट जाना है तो आप ये सब वीडियो पे रिलाई कर सकते हो। समझ आए? फिर देखो आगे, बायो टेररिज्म अ सीरियस थ्रेट, वर्ल्ड नॉट रेडी, जयशंकर साहब। ठीक है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो बायो टेररिज्म है बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट है। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया किससे डील कर रही है, या कोई भी कंट्री किससे डील कर रही है, जो अभी आपके मॉडर्न डे वॉरफेयर है, लाइक साइबर वॉरफेयर हो गया, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक या फिर नॉन काइनेटिक से। लेकिन जो बायो टेररिज्म है ना, ये अलग ही कैटेगरी में आता है। मतलब इससे अभी कोई भी कंट्री ना बायो टेररिज्म से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बायो टेररिज्म मतलब क्या होता है कि आप किसी कंट्री में ऐसा वायरस डाल दो, ठीक है, जैसे आपने देखा, जैसे बोला जाता है कि जो कोविड-19 है ये भी काइंड ऑफ बायो टेररिज्म ही था, चाइना का प्लान था। ठीक है, उन्होंने जानबूझ के ऐसा लॉन्च किया क्योंकि देखा आपने कि चाइना में इंपैक्ट कम देखने को मिला, लेकिन बाद में जब फैला तो बाकी सारी कंट्री उससे क्या थी, बहुत ज़्यादा ग्रसित थी। इंडिया में तो बहुत ही बुरा हाल था। तो लेकिन हालांकि इसका पूरा सबूत नहीं मिला कि बायो टेररिज्म के रूप में आता है कि नहीं, लेकिन इसको एज ए एग्जांपल ले सकते हो। तो बायो टेररिज्म इतना खतरनाक है ना कि अब मान चलो कोविड आया तो उसका वैक्सीन बनने में कितना टाइम लग गया। इसीलिए कोई भी कंट्री तैयार पहले से कैसे होकर बैठ सकती है। मान के चलो जो हमारा कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है उसमें तो हमें पता है कि चलो मिसाइल डेवलप कर लिया, अपने आर्म फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपना मान के चलो टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो हम उनसे डील कर सकते हैं। लेकिन बायो टेररिज्म के लिए तो हम तैयार ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है किस टाइप का वायरस है, आरएनए टाइप है, डीएनए टाइप है, उसका उसकी वैक्सीन बनने में सालों साल लग जाएंगे, तब तक वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुका रहेगा। इसलिए बोला जा रहा है जो बायो टेररिज्म है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट है। और देखो यार, अब 21वीं सदी चल रहा है, आज के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी ज़ॉम्बी वाली मूवी देखी होगी, है ना, तो एक बार को मेरे को लगता है वो ज़ॉम्बी भी पॉसिबल हो सकता है। ज़ॉम्बी वायरस अगर बना दिया लोग पागल हो जाएंगे, है ना। बाकी आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो आप लोग ज़्यादा बेटर समझ पा रहे होगे, है ना, कि मैं किस चीज़ से रिलेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वही बात है। तो ये स्टेटमेंट दिया एस जयशंकर साहब ने कि स्पीकिंग एट अ कॉन्फ्रेंस ऑन 50 ईयर्स ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये यहाँ पे गए थे। ठीक है, जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन होता है। अब ये यहाँ पे कीवर्ड है, आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि बायो टेररिज्म इज अ सीरियस कंसर्न दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज टू बी एडुकेटली प्रिपेयर्ड फॉर। तो हमने नीचे दे दिया कि बायो टेररिज्म क्या होता है। लाइक it involves the international release or dissemination of biological agents. These agents include bacteria, virus, insect, fungi or their toxins and may be in a naturally occurring a human modified form in much the same way as in the biological warfare. Clear हुआ? अब देखो जो यहाँ पे मेंशन था आपका बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये किस लिए आपके कन्वेंशन लॉन्च किया गया था। तो पहले तो देखो कब लॉन्च किया गया था, तो ये था आपका 1975। इसका नाम क्या था, पहला नाम था कन्वेंशन ऑन प्रोविजन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स एंड ऑन देयर डेस्टिनेशन। बाद में इसको छोटा करके कर दिया गया बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। इसको नेगोशिएट कहाँ किया गया था, आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये क्या क्या प्रोहिबिट करता है, तो जो भी आपके डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर ऑफ बायो वेपन्स, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है ये कन्वेंशन। इसके मेंबर स्टेट कितने हैं, 194 और 4 इसके सिग्नेटरी स्टेट्स है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ये है कि इंडिया भी आपका क्या है, सिग्नेटरी है। समझ आए। बाकी बायोलॉजिकल वेपन के बारे में हमने देख लिया। इसमें आपके जो भी वायरस भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, फंगी भी आ सकते हैं। और ये आपका पहला काइंड ऑफ मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जिसने WMD को बैन किया था। ठीक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से बैन किया है। तो ये पहला ऐसा मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
राइट, सप्लीमेंट्स द 1925 जेनेवा प्रोटोकॉल। फिर आता है आपका दूसरा केमिकल वेपन कन्वेंशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके 1997 में लॉन्च किया गया, ठीक है। कहाँ पे इसको बिगैन किया गया? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट ऑन 1980। मैंडेट्स इसका क्या क्या है? डिस्ट्रॉइंग ओल्ड एंड अबैंडन्ड केमिकल वेपन्स, मेंबर टू डिक्लेयर राइट कंट्रोल एजेंट टीयर गैस इन देयर पोसेशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो भी केमिकल्स यूज किया जाता है, ठीक है, जो केमिकल का यूज किया जाता है वॉरफेयर में, उसके प्रोहिबिशन से रिलेटेड बात किया गया है। जैसे केमिकल वेपन इज अ केमिकल यूज टू कॉज इंटेंशनल डेथ और हार्म थ्रू इट्स टॉक्सिक प्रॉपर्टी। मान के चलो कोई मिसाइल है, उसमें मान चलो कोई केमिकल भर के किसी कंट्री में लॉन्च कर दिया, तो लोग वो केमिकल रिलीज होते ही मर जाएंगे, है ना। तो केमिकल भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो आजकल जो कंट्रीज हैं वो अपने मॉडर्न डे वॉरफेयर में केमिकल का भी यूज़ कर रही है मारने के लिए। तो उस चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए इस कन्वेंशन को लॉन्च किया गया। बाकी इसकी स्टैब्लिशमेंट देख लेना, हेडक्वार्टर देख लेना और क्या क्या प्रोहिबिट करना है ये करता है ये देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो हमने ये अलग से ऐड कर दिया है। बाकी ये आपका जो PDF है ये शेयर हो जाएगा आफ्टर दिस लेक्चर। फिर देखो आगे, संचार साथी ऐप मस्ट बी प्री इंस्टॉल्ड ऑन फोन्स। अब देखो जो गवर्नमेंट ने जो संचार साथी ऐप है, इसको सारे जो फ़ोन कंपनी है उनको डायरेक्शन दिया है कि जो भी अभी नए फ़ोन आएंगे उसमें ये प्री इंस्टॉल होना चाहिए संचार साथी। जैसे आप नया फ़ोन लेते हो तो उसमें कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स होते हैं, तो उसमें आप संचार साथी भी कंपलसरी हो गया। और जो पुराने फ़ोन है उसमें नया अपडेट लाके इंस्टॉल करवा दो। अच्छा, संचार साथी ऐप के लिए क्यों गवर्नमेंट बोल रही है कि हर कंपलसरी है हर फ़ोन में इंस्टॉल होना? क्योंकि संचार साथी ऐप जो है ना, ये आपका काइंड ऑफ आपका ये रामबाण साबित होगा फॉर स्टॉलन फोन्स। जो आपके फ़ोन चोरी हो जाते हैं बहुत बार, तो उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका IMEI नंबर नहीं मिलता है। तो जो संचार साथी ऐप है ना, अब इन सब कामों में हेल्प करेगा। और ये रिपोर्ट में बोला भी गया है कि जब से संचार साथी ऐप को लॉन्च किया गया है तो लगभग 50,000 से ज़्यादा जो लॉस्ट फ़ोन्स थे उनको रिकवर किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अगर फ़ोन को प्रोटेक्ट रखना है तो, समझ आए। तो ये आपके कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी एजेंसी है, मान चलो आप पुलिस में जाके FIR कराते हो जब फ़ोन आपके गुम हो जाता है, तो पुलिस को ट्रैक करना है एग्जैक्ट लोकेशन, वो बहुत आसान हो जाएगा अगर उसमें ऐप ये वाला इंस्टॉल्ड रहेगा तो। So the government has issued a directive to mobile phones manufacturers as part of a crackdown on telecom scam. The DOT आप ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ये भी देख लेना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी संचार साथी ऐप के बारे में मैंने बता ही दिया। दिस संचार साथी ऐप फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ पोर्टल इन 2023 हैज बीन यूज्ड टू रिपोर्ट स्कैम कॉल्स, ठीक है, आइडेंटिफाई सिम कार्ड रजिस्टर्ड इन देयर नेम एंड रिमोटली डिसेबल फोन्स इफ दे आर स्टोलन। इट इज मच लाइक द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐप, द कमर्शियल स्पैम इक्विवेलेंट। क्लियर हुआ? उसका देखो यहाँ पे ये सारी जो फीचर्स है वो दे रखा है, वो आप रीड कर सकते हो। लाइक फॉर डिवाइसेस दैट आर इन द मार्केट द ऐप मस्ट बी इंस्टॉल एज अ पार्ट ऑफ एन OS सॉफ्टवेयर अपडेट। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। फिर देखो आगे, ओनली 20% ऑफ कैंडिडेट एक्सेप्टेड PM इंटर्नशिप स्कीम ऑफर डेटा। अब ये न्यूज़ देखो, मतलब ये न्यूज़ में ना हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे। जैसे आप डायरेक्ट न्यूज़ पढ़ के निकल जाते हो, न्यूज़ क्या है ये और क्यों यहाँ पे गिवन है। जैसे इसमें इस न्यूज़ में बोला गया है कि जो आपके PM इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च किया गया था, किस लिए लॉन्च किया गया था? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे उसमें जो मेजर कारण आता है वो आता है स्किल मिसमैच। जैसे इंडियन जो यूथ है वो ठीक है, मतलब पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं। तो स्किल्स ना होने के कारण कोई भी इंडस्ट्री उनको रखती नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ता है। तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही थी, आपकी इंटर्नशिप स्कीम चला रही थी, जिसके अंतर्गत जो भी युवा मान चलो ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर है, उनको गवर्नमेंट इंटर्नशिप कराए। गवर्नमेंट खुद से नहीं, बाकी किसी थर्ड पार्टी से कोलैबोरेट करके, ठीक है, इंटर्नशिप कराए और उसके बाद उनको वहीं पे नौकरी मिल जाए। तो ये काफ़ी अच्छा स्कीम था, तो कायदे से तो इसको सबको फॉलो करना चाहिए था। लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा रिपोर्ट शो कर रहा है, ठीक है, जो आपका असेसमेंट हुआ तो सिर्फ 20% कैंडिडेट ने ना एक्सेप्ट किया इस स्कीम को। तो यही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा तह तक जाते हैं हम लोग न्यूज़ के। देखो ये डेटा क्या शो कर रहा है कि गवर्नमेंट चाहे कितना भी अच्छा स्कीम लॉन्च कर दे, लेकिन जब तक उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा ना, तो कोई उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि कोई भी स्कीम को सक्सेसफुल बनाना, हालांकि गवर्नमेंट के एंड से भी प्रॉब्लम तो होती है। अब जैसे इस टाइप का आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो अब इसमें पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट कंटेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 में पूछ लेगा, है ना, कि इस टाइप की स्कीम आपके कैसे हेल्प करते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने के लिए, और अगर मान के चलो इनका फेलियर के पीछे क्या क्या कारण है। तो जब भी आप चैलेंजेस ऑफ कोई स्कीम देखते हो ना, तो उसमें आपको स्टेक होल्डर अप्रोच सोचना होता है। अब स्टेक होल्डर में जैसे कौन कौन होंगे इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपके कौन कौन से स्टेक होल्डर लगते हैं? एक तो स्टूडेंट जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनको इंटर्नशिप दी जाएगी। दूसरा आपके गवर्नमेंट जो कि प्रोवाइड कर रही है। तीसरा आपके कौन है? इंस्टीट्यूशंस, जिन इंस्टीट्यूशंस में इनकी इंटर्नशिप होनी है, मतलब इनके एंड से भी कोई कमी हो रही होगी तभी तो बच्चे भाग रहे हैं। मतलब जो देखा गया है कि 20% ने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, उसमें भी आधा ही छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम होगा। और चौथा जो है पेरेंट्स, ये सारे क्या हो गए? स्टेक होल्डर हो गए ऑफ दिस स्कीम।
अब जब भी आप चैलेंजेस सोच रहे हो तो आप एक एक स्टेक होल्डर को पकड़ो और देखो कि उनके एंड से क्या चैलेंजेस हो सकती है अगर ये स्कीम आपका फेल हो रहा है तो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा फेलियर ऑफ दिस स्कीम में, तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट में अवेयरनेस ही नहीं होगा। अगर 20% कैंडिडेट ही एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है। ठीक है, आपको क्या पता है, आप अगर न्यूज़ मतलब आप मान के चलो अभी पढ़ रहे हो, अब आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बोलना कितने लोगों को पता है पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में क्या है, इसकी क्या फीचर्स है। बहुत कम लोगों के बारे में। क्यों? क्योंकि आपको अवेयरनेस ही नहीं दी गई। आपको कोई अवेयरनेस मिली क्या इसके बारे में? कोई आपने ऐसा प्रचार प्रसार देखा? वही इलेक्शन के टाइम पे देखो जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन इस टाइप की स्कीम्स की क्यों नहीं लगती है? लगनी चाहिए, है ना। जगह जगह पे जहाँ पे आपके बस स्टैंड होते हैं वहाँ पे होर्डिंग लगाओ, इन्फॉर्मेशन दो, तभी तो लोगों को पता लगेगा। जैसे माँ बाप को पता लगेगा तो अपने बच्चों को भेजेंगे कि भाई गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रोग्राम चला रही है, जाके इंटर्नशिप करो ताकि आपको नौकरी मिल पाए। लेकिन एक तो सबसे बड़ा आता है मास अवेयरनेस में, और इसमें भी स्टूडेंट का फेलियर हम नहीं बोलेंगे, इसमें जो फेलियर बोलेंगे वो है स्कूल, पेरेंट्स और गवर्नमेंट, इन तीनों का ही फेलियर है। स्कूल में आपके सबको कंपलसरी कर देना चाहिए कि भाई स्कूल में बताओ, आप जैसे असेंबली में जो अनाउंसमेंट होती है उस अनाउंसमेंट में बताओ कि ऐसा कुछ स्कीम है। ठीक है, वैसे ही आप डिप्लोमा स्कूल मतलब जो कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके जब असेंबलीज होती है या फिर जब मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस बुला के इस स्कीम के बारे में बताओ। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रही है, उनको बुलाओ, उनको बोलो कि वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक अवेयरनेस का प्रॉब्लम, मैं साथ के साथ सॉल्यूशन भी डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सोचना है, सॉल्यूशन भी सोचना है। तो एक तो अवेयरनेस बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो इंडियन यूथ में आजकल ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं। ठीक है, जो सोशल मीडिया पे जो अच्छी चीज़ें जाननी चाहिए वो जानते नहीं है, जो गार्बेज कंटेंट है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्ट्रैक्शन के बाद मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। जैसे बहुत बार ऑपोजिशन पार्टी, जैसे कुछ स्कीम अच्छा भी होती है, राइट, तो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी नहीं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसको नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं। तो मान के चलो कोई स्कीम गवर्नमेंट अच्छा लॉन्च कर रही है, लेकिन उसको पोर्ट्रे ऐसे इस तरीके से किया गया है कि ये स्कीम बहुत खराब है, लोगों के लिए ये है वो है, तो माइंड, सबके माइंड में बैठ जाता है कि स्कीम से कोई बेनिफिट होना नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो स्टूडेंट्स है कम इनरोल हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट के एंड से सोचते हैं, गवर्नमेंट के एंड से क्या प्रॉब्लम आ रही होगी? अरे भैया आपने स्कीम लॉन्च कर दिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट भी तो करवाना है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत सारे लॉन्च कर देती है, लेकिन बात जब इंप्लीमेंटेशन पे आती है तो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी बहुत वीक है। ठीक है, उसका इंप्लीमेंटेशन में अब गवर्नमेंट का काम क्या था कि इसको प्रॉपर एडवर्टाइज करवाए, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंटेशन के लिए उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए कि किस लेवल पे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। जो इंस्टीट्यूशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत बार क्या होता है ना, इंस्टीट्यूशन भी रिलक्टेंस शो करते हैं क्योंकि भाई इनको तो पैसा देना पड़ेगा इंटर्नशिप में। ठीक है, उसका आजकल इंस्टीट्यूशन रिलक्टेंस इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये लोग काइंड ऑफ अपने मर्जी से रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, ना कि किसी के प्रेशर में। तो इनको लगता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है इनके वर्कफोर्स को डिसाइड करने में, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी रिलक्टेंस शो करते हैं। तो ये सब वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड है। मतलब मैं पूरा डिस्कस नहीं कर सकता हूं आपके साथ यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट के कारण, लेकिन आप लोग कभी कोई न्यूज़ पढ़ो ना तो इस टाइप से आप एनालिसिस क्या करो, क्योंकि पेपर 2 में एट द एंड आपका यही काम आने वाला है, राइट। अब चैलेंजेस सोच लिया तो सॉल्यूशन भी आप सोच ही लोगे, और वो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? आपके इस टाइप के आर्टिकल से मिल जाता है। तो बस न्यूज़ में इतना ही कवर था कि आपके जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च किया गया था इसमें 20% कैंडिडेट ही एक्सेप्ट किए हैं। बाकी पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में देख लो, ये आपके 2024 बजट में अनाउंस हुआ था। इसका एम क्या था? प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ इन इंडिया टॉप 500 कंपनीज इन 5 years। ठीक है, एंड इन अक्टूबर 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द स्कीम टारगेटिंग 1.5 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन ए ईयर। तो ये सारे क्या हो गए स्कीम के मतलब फीचर्स हो गए। मतलब इसमें जो गवर्नमेंट का टारगेट था कि 500 कंपनियों में यूथ को इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाए, राइट, इन दी 5 years। और उसके बाद जो टारगेट था कि हर साल आपके लगभग 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया जाए। तो इस न्यूज़ में जो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट था वो इतना था, और जो मैंने एनालिसिस पार्ट बताया वो पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इस टाइप से आप कभी भी न्यूज़ करो तो सेग्रीगेट करके कवर करो, समझ आए? फिर देखो आगे। अब देख लेते हैं हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला न्यूज़। ठीक है, सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव वाटर पॉजिटिव स्टेटस। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि वाटर पॉजिटिव क्या होता है। तो देखो, जो एयरपोर्ट है आजकल आप देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, एविएशन मिनिस्ट्री है, वो किस चीज़ पे फोकस कर रही है कि जो भी आपके नए एयरपोर्ट बन रहे हैं या जो आपके पुराने वाले एयरपोर्ट है, लाइक इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है ना, तो ये सारे जो एयरपोर्ट हैं जो पुराने हैं उनको भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पे डेवलप किया जाए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब बोलते हैं हम? जब मान के चलो एयरपोर्ट की जो भी एनर्जी है वो डिराइव किससे हो रही है? आपके रिन्यूएबल सोर्स से। ठीक है,
वैसे ही आपके अगर कोई एयरपोर्ट आपके नेट वाटर पॉजिटिव है, जैसे कि आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बना है, तो नेट वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जितना वाटर कंज्यूम करता है ये एयरपोर्ट, ठीक है, उतना ही वाटर ये वापस क्या कर देता है, रिप्लेनिश कर देता है। समझ है? तो अगर मैं फॉर्मूला के तौर पे लिखना चाहूँ तो यूसेज जितना हो रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, रिप्लेनिशमेंट हो रहा है। तो जितना हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा वाटर को क्या कर रहे हैं, ट्रीट करके रिप्लेनिश करके वापस से उसको यूज में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपका एक सर्कुलर मॉडल बन जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉजिटिव स्टेटस, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रयास करना चाहिए कि जो भी वो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उसको ट्रीट करके वही वाटर को वो दोबारा यूज करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो वाटर टेबल है या जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं जहां से आपके वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उन पे बर्डन कम पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वाटर बचा रहेगा, जो फ्रेश वाटर है। इतना क्लियर हुआ? तो बस न्यूज़ से इतना ध्यान रखना, जैसे आपके एग्जाम में पूछ लेंगे कि फॉर एग्जांपल कि कौन सा एयरपोर्ट अभी बना है जो कि फर्स्ट है इंडिया में जो कि वाटर पॉजिटिव स्टेटस उसको मिला हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। वैसे ही आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ कि कौन सी इंडिया की ऐसी एयरपोर्ट है जहां पे एनर्जी फुल्ली रिन्यूएबल सोर्स से डिराइव होता है। ठीक है, मैं फर्स्ट पूछ रहा हूँ, राइट। फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच गेट इट्स एनर्जी फ्रॉम 100% रिन्यूएबल सोर्स। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे। क्लियर हुआ? उसका देखो आगे, पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप सेट टू राइज रिपोर्ट। अब देखो इस टाइप के जो न्यूज़ होते हैं ना, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में इसको हमने इंक्लूड किया है, लेकिन इस टाइप के न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आपको पेपर वन का कंटेंट नहीं मिलता है। तो अब लेकिन हमने फिर क्यों इंक्लूड किया अगर पेपर वन का कंटेंट नहीं मिलता है? तो अब देखो इस टाइप के न्यूज़ जब भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे आप पेपर टू का कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पेपर टू में कौन सा टॉपिक आपका थीम आ जाएगा, जो आपका पॉपुलेशन थीम होता है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्या है, ठीक है, हम एक लाइन से समझ रहे हैं कि जो आपका अंडमान एंड लक्षद्वीप जो है यहाँ की पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन इससे हम क्या क्या एस्पेक्ट रिलेट कर सकते हैं फॉर पेपर टू। तो जैसे आप लोग बहुत बार डाउट पूछते हो ना कि सर पेपर टू में कैसे न्यूज़ को मतलब न्यूज़ में से पेपर टू के लिए कैसे कंटेंट एक्सट्रैक्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि पेपर टू के लिए आपकी न्यूज़ अलग होता है, न्यूज़ सेम होता है आपका, उसी में आपको पेपर वन के लिए एस्पेक्ट देखना होता है। तो उसमें जो भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो पेपर वन के लिए रेलिवेंट हो जाते हैं, और जो आपका एनालिसिस पार्ट होता है वो आपके पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यही न्यूज़ ले लो तो इसमें पेपर वन के लिए ज़्यादा कंटेंट है नहीं, लेकिन जो पेपर टू है इसके लिए आप बहुत सारे कंटेंट निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइलैंड पे आपके पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक इस टाइप का आप एनालिटिकल मेथड सोच सकते हो। ठीक है, या फिर जो पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है, मतलब जो आइलैंड होता है वो वहाँ पे रहना इतना आसान नहीं होता, लाइवलीहुड इतनी आसान नहीं होती है। ज़्यादातर आप देखते हो जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी ज़्यादातर आपके क्या मिलते हैं, ट्राइब्स मिलते हैं। बाकी टूरिज्म पर्सपेक्टिव से लोग जाते हैं घूमने, लेकिन वहाँ रहता बहुत कम कोई है। उसमें भी जैसे मान के चलो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में लगभग आपके 572 आइलैंड के करीब है, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये। उसमें सिर्फ आपके 34 to 36 आइलैंड ही क्या है, इनहैबिटेड है, मतलब जिसमें रह सकता है इंसान। उसके अलावा बाकी सारे आपके जंगल हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाते हैं, तो इतने कम है, राइट। तो इसका कारण क्यों है कि क्यों इतने कम आइलैंड पे मतलब रहा जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जो टेरेन है वो अलाउ नहीं करता है, बहुत घने घने फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स वगैरह यही सब रहते हैं, राइट। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो लोग आपके इंट्रूड करते जा रहे हैं डिप इनसाइड द फॉरेस्ट भी, तो इसलिए देखा जा रहा है कि पॉपुलेशन जो आइलैंड के है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे ना आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं इधर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक वे ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ कि कैसे आपको पेपर टू के लिए कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो आप कभी भी यहाँ पे पेपर टू में एग्जांपल दे सकते हो कि जो आइलैंड वगैरह है वहाँ पे भी आपके क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। बाकी अंदर की डिटेल आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर देखो आगे, अब हम कवर करेंगे 4 to 7 दिसंबर का न्यूज़। तो 4 to 7 दिसंबर में क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइक इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति कमेंसेस इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो गरुड़ा शक्ति आपने कितना बार पढ़ा है, तो जैसे हमने कल लाइव डाउट सेशन आपका एक करवाया था, तो वहाँ पे एक डाउट आ रहा था कि सर एक्सरसाइजेस बहुत सारे हो जाते हैं, कैसे याद क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गरुड़ा शक्ति पढ़ा, ठीक है, अब इससे मिलता जुलता एक्सरसाइज आप देखो कि कोई और कंट्री के साथ हम करते हैं क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे फ्रांस के साथ हम गरुड़ा एक्सरसाइज करते हैं और शक्ति एक्सरसाइज करते हैं, और गरुड़ा शक्ति अगर एक साथ है तो वो हम किसके साथ कर रहे हैं, इंडोनेशिया के साथ कर रहे हैं। तो इसको मैं मल्टीपल टाइम पढ़ा चुका हूं आपको, ऐसा नहीं है कि ये मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन जो मेरे को शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे होंगे उनको पता है कि गरुड़ा शक्ति के बारे में ना जाने हमने 10 से भी ज्यादा बार कम से कम डिस्कस कर लिया होगा। तो अब आपको 2-3 तो एक्सरसाइज यहीं पे याद हो गया। अब जैसे आपने सेम अभी न्यूज़पेपर में आप इक्विवेरिन पढ़ के आ रहे हो, इक्विवेरिन, ठीक है, तो इक्विवेरिन अब हम किसके साथ करते हैं, आपके मालदीव्स के साथ करते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, श्रीलंका के साथ कौन सा करते हैं हम, श्रीलंका के साथ हम मित्रा शक्ति करते हैं, ठीक है, मित्रा शक्ति। बांग्लादेश के साथ कौन सा करते हैं,
बोंगो सागर करते हैं, यूके के साथ कौन सा करते हैं, अजय वॉरियर करते हैं। अब ये सब मेरे को कैसे याद हुआ, पढ़ के, ठीक है, रिलेट कर करके। तो जैसे ही आपने गरुड़ शक्ति देखा तो आपको साथ के साथ जो शक्ति वाले जो एक्सरसाइज हैं जो हम अलग अलग कंट्रीज के साथ करते हैं उनको भी यहीं पे रिलेट कर लेना है। और जब ये आप मल्टीपल टाइम कर लोगे ना तो आपको वैसे ही रट जाएगा चीजें, आपको अलग से एफर्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके काइंड ऑफ सबकॉन्शियस में फिट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज याद रखना इंडोनेशिया के साथ, गरुड़ा और शक्ति एक्सरसाइज जो है वो हम फ्रांस के साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी मोर और लेस सारे एक्सरसाइज का जो एम होता है वो सेम होता है, हर बार मैं यही बताता हूं आपको। तो इतना न्यूज पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आप पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो ज्यादा टाइम नहीं देना है यहाँ पे। फिर देखो इंडिया मलेशिया, अब इंडिया मलेशिया के साथ एक्सरसाइज आ गया, तो इंडिया मलेशिया के साथ हम कौन सा कर रहे हैं, हरमाऊ शक्ति। देखो वापस से आ गया शक्ति टाइटल वाला, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन होगा आपको, जैसे वो ऑप्शन में दे देंगे हरमाऊ शक्ति, ठीक है, तो आप सोचोगे यार शक्ति जैसा कुछ पढ़ा तो था इंडोनेशिया में, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हरमाऊ शक्ति हम किसके साथ कर रहे हैं, ये हम मलेशिया के साथ कर रहे हैं। तो अब यहीं पे नोट बना लो आप, जो जो शक्ति वाले हैं ना यहीं पे नोट बना लो जितने आपको याद आ रहे हैं। जैसे अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं गरुड़ा शक्ति, ठीक है, गरुड़ा शक्ति हो गया आपका। फिर एक हो गया आपका मित्रा शक्ति जो मैंने बताया, राइट। और अभी हम देख रहे हैं हरमाऊ शक्ति। अब तीनों शक्ति वाले हैं, राइट। वैसे ही एक एक्सरसाइज मैत्री भी ले सकते हो आप, लेकिन अभी शक्ति वाला ही हम लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपके फ्रांस, श्रीलंका और ये मलेशिया, ठीक है। तो एग्जाम में ही तो ऐसे ही पूछेंगे, अब मैच ऑफ द फॉलोइंग आपके आ जाएगा, राइट। तो आप कैसे करोगे, तो ये तो मैंने वैसे सही किया है। फ्रांस के साथ हम कौन सा करते हैं, फ्रांस के साथ कोई सा नहीं करते हैं, या इंडोनेशिया होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के साथ हम गरुड़ा शक्ति कर रहे हैं, श्रीलंका के साथ हम मित्रा शक्ति कर रहे हैं और मलेशिया के साथ हम हरमाऊ शक्ति कर रहे हैं। तो आप जो शक्ति वाले एक्सरसाइज है उसका एक लिस्ट बना लो, मतलब जो आपने एक डिफेंस वाला लिस्ट बनाया होगा ना उसी में मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो कि ये सारे शक्ति वाले हैं। तो इसको जब भी मैं शक्ति वाला एक्सरसाइज पढ़ूंगा इन तीनों को साथ में रिकॉल करूंगा। क्लियर हुआ? तो ये आपको एक बार अप्रोच पता लग जाएगा ना, तो आप खुद भी पढ़ोगे ना न्यूज तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं या कैसे नोट्स का यूटिलाइज करना है। क्लियर हुआ? उसके बाद इसका वेन्यू जरूर ध्यान रख लेना, इसका वेन्यू क्या है, राजस्थान है। इसके पीछे वाले का वेन्यू क्या था आपका, हिमाचल प्रदेश था। तो ये सब वेन्यू भी पूछ लेते हैं बहुत बार, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो हम जो हरमाऊ शक्ति है वो मलेशिया के साथ करते हैं, राजस्थान में हुआ है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करती है, तो जो भी आपकी आर्म फोर्सेज होती है। अब आर्म फोर्सेज में स्पेसिफिक अगर कोई एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है या एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको भी आप अलग से देख सकते हो। जैसे इसमें आपके आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है और इंडिया की कौन सी, डोगरा रेजिमेंट। क्लियर हुआ? फिर देखो आगे, इंडिया 6 एडिशनल S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया ऑफर्स सुखोई 57S। अब देखो ये वाला जो न्यूज़ है S-400 मिसाइल, ये हमने लास्ट मैगजीन में ही कवर किया है। अब यहाँ पे आपको टाइम सेव करना अपना है ना, क्योंकि आप बार बार सेम चीज़ पे टाइम दोगे तो हमने तो इंक्लूड कर दिया क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है न्यूज़। इससे आपको ये भी पता लग रहा है कि रिपीटिशन अगर किसी न्यूज़ का हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि जो यूपीएससी का पेपर भी बना रहा है वो भी तो आपके यही देखता होगा ना कि कौन से न्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा है, राइट। तो वो वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि उनको पता है कि डायरेक्ट पूछेंगे तो बच्चे तो पढ़ के आ ही रहे हैं, वो उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट पूछ लेते हैं। तो आप S-400 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे बस आप जो भी इंफॉर्मेशन हमने साइड में दे दिया है। तो जब आपके साथ ये PDF शेयर होगा आप देख लेना। बाकी S-400 के बारे में आपको पता है कि ये काइंड ऑफ आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको हमने किससे प्रोक्योर किया, रशिया से प्रोक्योर किया है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था S-400 ने कैसे आपके जो क्रूज मिसाइल थी जो पाकिस्तान हम पे टारगेट कर रहा था उसको हमने इंटरसेप्ट किया था विद द हेल्प ऑफ S-400। और जो हमारा मिशन सुदर्शन चक्र है उसका एक सबसे वाइटल कंपोनेंट है S-400, राइट, आकाश तीर सिस्टम। तो ये सब चीज़ ऐसी आपको रिलेट करके पढ़ना है, समझ है। फिर देखो आगे यहाँ पे दे रखा हमने S-400 के बारे में जो भी डिटेल है आप चाहो तो रीड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी 3-4 बार कवर करा दिया इसलिए यहाँ पे मैं अवॉइड कर रहा हूँ। फिर देखो आगे, स्टोरी ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 वॉर कैंपेन मार्क्ड एज नेवी डे। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि जो हमारा नेवी डे वो कब है, वो कब होता है, वो आपका 4 दिसंबर को होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 दिसंबर को हमारा क्या है, नेवी डे है। अब यहीं पे आपको एयरफोर्स डे भी याद कर लेना है। तो एयरफोर्स कब होता है आपका, 8 अक्टूबर, ठीक है। और फिर यहीं पे आपको आर्मी डे भी रिलेट कर लेना। आर्मी डे कब होता है आपका, 15 जनवरी। अब ये सब तो आपके टिप पे होना चाहिए अगर आप डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइज दे रहे हो तो। आपको यहाँ से वेन्यू भी बहुत बार होता है। तो जैसे देखो जो एयरफोर्स डे होता है वो ज़्यादातर हम कहाँ पे बनाते हैं, हिंडन बेस जो है आपके गाजियाबाद में, वहाँ पे एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होता है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देखा गया कि अलग अलग वेन्यू आपके डिसाइड किया जा रहा है। जैसे प्रयागराज में ही बनाया गया था, चेन्नई के आपके जो मरियाना बीच था वहाँ पे भी सेलिब्रेट किया गया था एयरफोर्स डे। उसके बाद एक बार आपके चंडीगढ़ में भी सेलिब्रेट किया गया था। तो ऐसे ही अब अलग अलग वेन्यू रखा जाता है एयरफोर्स डे के लिए। तो आप वेन्यू भी देख लिया करो जो भी साल का, जैसे अब 2025 का आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आप
आपसे क्या पूछेंगे, 2026 का पूछेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो 4 दिसंबर को आपके इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया गया और इसी दौरान आपके क्या हुआ, कमेमोरेट ऑपरेशन ट्राइडेंट, राइट। सो सेम डे के दिन आपके 1971 वॉर में इंडियन नेवी का आपको पता ही है कि इंडियन नेवी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, राइट। कैसे कराची को हम, अगर मान के चलो इंडियन नेवी उस टाइम पे इस पोजीशन में थी ना कि अगर एक बार ऑर्डर मिल जाता ना तो कराची को कब्जा लेते हम। सोचो इतने पावरफुल पोजीशन में थे हम उस टाइम पे 1971 वॉर के बारे में। तो इसकी कहानी हम सब पढ़ते ही हैं। तो उसी को मार्क किया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट से, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोरी आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान सेम डे पे नेवी ने हैवीली डैमेज किया था पाकिस्तानी वेसल्स को इन द कराची हार्बर एमिड द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। The war began a day before the naval operation when the Pakistan Air Force launched preemptive strikes on airfields in Western India. On December 4, when India declared war, the Navy sank 3 vessels near Karachi during Operation Trident. The stars of the mission were the then recently acquired Soviet OSA missile boats fitted with 4 SS-N2 Strikes missile. तो इसीलिए ना हमारे रशिया के साथ रिलेशन अच्छा है, क्योंकि रशिया शुरू से ही ना इंडियन आर्म फोर्सेस को बहुत हेल्प किया, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया है। यूएसए का हमेशा बैकिंग पाकिस्तान को ही रहा है, राइट। लेकिन रशिया जो है, इजराइल है, वो हमेशा इंडिया को सपोर्ट किए इस टाइप के कोई भी मोमेंट में। तो 1971 वॉर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से आप चाहो तो कैक्टस लिली को भी रिलेट कर सकते हो, ऑपरेशन कैक्टस लिली। क्लियर हुआ। अब मुझे कमेंट में टाइप करके बताना, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मैगजीन जो आपका अक्टूबर वाला था उसी में मैंने डिस्कस किया था कैक्टस लिली, और उसके पहले भी आपके वीकली वाले में डिस्कस कर रखा है। तो कैक्टस लिली में आपके बेसिकली किस आर्म फोर्सेस के ब्रांच ने पार्टिसिपेट किया था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे, और किस लिए आपके करवाया गया था कैक्टस लिली, ठीक है। फिर देखो आगे न्यूज़। IIA celebrates 10 year of operation of the ultraviolet imaging telescope on board एस्ट्रोसैट। तो क्योंकि इसका अब 10 साल हो गया तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इन अ लैंडमार्क मोमेंट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स सेलिब्रेटेड 10 years ऑफ ऑपरेशन ऑफ द हाईली सक्सेसफुल अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ऑन बोर्ड एस्ट्रोसैट। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि UVIT जो है इसको किसने डेवलप किया है, तो ये है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इसरो से, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी लॉन्च इसको इसरो के ही सैटेलाइट से किया जाता है। सो UIVT इज द प्राइमरी पेलोड ऑन बोर्ड एस्ट्रोसैट, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड ऑन September 28, 2015 by ISRO. AstroSat carries 5 payloads capable of observing simultaneously from the ultraviolet to soft X-rays and hard X-ray. तो AstroSat मैंने कवर भी कराया था, ठीक है। और AstroSat आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो AstroSat आपका क्या था, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। तो यहाँ पे AstroSat के बारे में आपको रिकॉल कर लेना है। फिर देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ DRDO रिसेंट फाइटर पायलट इजेक्शन टेस्ट। तो अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं स्केप सिस्टम वाला, ठीक है। उसी के बारे में ये न्यूज़ रिपीटेड है कि क्या सिग्निफिकेंस है जो DRDO ने अभी रिसेंट पायलट इजेक्शन टेस्ट कंडक्ट करा है। तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना व्यू दिया है और चैलेंज भी दिया है। जैसे टेस्ट क्या करवाया इसरो DRDO ने, द टेस्ट वाज कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटी हॉल। It took place at the rail track rocket sled facility of the Terminal Ballistic Research Laboratory, a key DRDO facility in Chandigarh। अब इसमें जो रॉकेट स्लेड का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे रॉकेट स्लेड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो आप भी बेसिक रीडिंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे रॉकेट स्लेड क्या है आपका, इट इज़ अ ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम विच इज प्रोपेल्ड बाय रॉकेट्स to climb to high speeds while moving on a rail tracks, simulating the aerodynamics condition of an aircraft in flight। समझ आया। सिनेरियो क्या होता है ये समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, रॉकेट स्लेड होता है। इसको बहुत स्पीड से मतलब मूव कराया जाता है और यहाँ से जो है आपका इजेक्शन कैपेबिलिटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और स्पीड से क्यों मूव कराया जाता है, ताकि देखा जाता है कि इस स्पीड में, मतलब इसमें जो इंजन लगा रहता है ना वो आपके रॉकेट इंजन लगा रहता है, ताकि वो वाली स्पीड अक्वायर कर सके जो कि आपकी फाइटर जेट की स्पीड होती है। और उसके बाद यहाँ से इजेक्शन करवाया जाता है, मतलब रियल आपके फाइटर पायलट नहीं होते, एक डमी मॉडल होता है, राइट, ताकि कुछ नुकसान भी हो तो मतलब रियल जो पायलट है उनको नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसमें बस टेस्ट किया जाता है कि इस स्पीड में ये चीज़ आपके डिसमेंटल होके इजेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्लियर हुआ। फिर देखो द डुअल स्लेट सिस्टम अलाउज द फोरबॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू बी माउंटेड एंड टेस्टेड अंडर कंट्रोल्ड वेलोसिटीज। इन द रिसेंट टेस्ट अ सिस्टम विद द फोरबॉडी ऑफ द इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाज प्रोपेल्ड टू अ प्रिसाइजली कंट्रोल वेलोसिटी ऑफ 800 km/h थ्रू फेज्ड फायरिंग ऑफ मल्टीपल सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स। तो अब इतनी डिटेल में जाने की नीड नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखोगे कि DRDO ने रिसेंटली आपके स्केप सिस्टम का टेस्ट कराया जो कि फाइटर पायलट स्केप सिस्टम होता है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें चैलेंजेस क्या है ये एक बार देख लो, ताकि आप पेपर 2 में अगर इन केस आ जाता है कभी तो आप उसको आंसर कर सको। सो डायनेमिक इजेक्शन टेस्ट आर मोर कॉम्प्लेक्स दैन स्टैटिक टेस्ट विच अकर विद द एयरक्राफ्ट स्टेशनरी और एट 0 एल्टीट्यूड एंड 0 स्पीड। तो ये बता रहा है डायनेमिक, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ मूविंग बॉडी में टेस्ट कर रहे हैं हम तो वो डिफिकल्ट होगा रादर देन जो आपके इन कंपेरिजन टू स्टैटिक, ठीक है। फिर देखो आगे
स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। अब स्कीम एंड इनिशिएटिव में क्या है, स्टेट्स विल हैव टू अबाइड बाय टर्म्स ऑफ समग्र शिक्षा टू रिसीव फंड्स। तो जो स्टेट्स हैं उनको ये फॉलो करना होगा, ठीक है, जो भी आपके टर्म्स होंगे समग्र शिक्षा अभियान के। तो समग्र शिक्षा अभियान यहाँ पे देख लो बस, बाकी न्यूज़ में क्या है, कितना एलोकेट किया गया है, इतना आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो समग्र शिक्षा किस लिए लॉन्च किया गया था, ताकि जो आपके इंक्लूसिव और जो क्वालिटी एजुकेशन है ये आपके अप टू 12 सभी को प्रोवाइड किया जा सके। इंक्लूसिव मतलब क्या है कि इसमें कोई भी ना छूट पाए, जो भी बच्चे हैं सबको मतलब समग्र शिक्षा, समग्र मतलब क्या आता है, सारे, ठीक है। तो सबकी शिक्षा मतलब इक्वालिटी की बात की जा रही है इधर, और इंक्लूसिविटी की बात की जा रही है। तो इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी मेंटेन रहे एजुकेशन सेक्टर में, और ये आपका एज पर क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये लॉन्च कब हुआ था ये ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछने लगा यूपीएससी लॉन्च डेट, तो 2018 में आपके समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पे दे रखा है। क्लियर हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। क्लियर हुआ, फिर देखो आगे, पोस्टल डिपार्टमेंट कंसिडर यूपीआई लाइक लेबल्स फॉर एड्रेसेस। अब देखो, तो इस न्यूज़ में आपको जो सबसे पहले समझने की जरूरत है वो क्या है, ध्रुवा, ठीक है। तो ध्रुवा क्या है, ये काइंड ऑफ आपका एक डिजिटल हब है, ठीक है, जो कि एड्रेस लेबलिंग करेगा। अब इसको थोड़ा समझो, ठीक है, कि कैसे ये आपके हेल्प करेगा अभी फ्यूचर में। जैसे अभी आज के टाइम पे आपको कोई चिट्ठी भेजना होता है तो उसमें आप एक फिजिकल एड्रेस लिखते हो, काफ़ी लेंदी होता है, ठीक है। लेकिन ध्रुवा में क्या किया जाएगा कि जो भी आपके लोकेशन है उसका एक कोऑर्डिनेट बना के एक आपके कोड लैंग्वेज में उसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद मान के चलो आपको कभी भी उस लोकेशन पे भेजना है अपने पार्सल को, तो डायरेक्ट वो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को इस पार्सल से अटैच कर दिया जाएगा। तो आपको ये लेंदी फिजिकल एड्रेस टाइप करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ, ठीक है। सो दिस सिस्टम कॉल्ड ध्रुवा विल प्रोवाइड यूजर अ कन्वीनियंट वे टू शेयर देयर एड्रेसेस अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। यूजर कैन ग्रांट फॉर्म्स लिमिटेड एड्रेस एक्सेस आफ्टर विच द लेबल नीड्स रीऑथराइजेशन, ठीक है। तो यूजर को ऐसा नहीं है कि पूरा एड्रेस उनको देना पड़ेगा, लिमिटेड जो एड्रेस एक्सेस है वो उनको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे जैसे जो यूजर के लिए काफी कन्वीनियंट हो जाएगा, जो एड्रेस वगैरह डालने की जो प्रॉब्लम आती है वो कम हो जाएगी। तो ये आपका काइंड ऑफ एक डिजिटल रिपोजिटरी है जिसमें आपके रेफरेंस रिस्टोर होगा और जो यूनिक वर्चुअल एड्रेस है वो रिस्टोर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, ठीक है, अगर कोई आपको यूपीआई पेमेंट कर रहा है तो या तो वो आपका नंबर ले लेता है, ठीक है, या फिर वो आपका क्या ले लेता है, जो भी यूपीआई आईडी होता है, राइट। यूपीआई आईडी डालते ही क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है वो। तो वैसे ही है कि जो आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस जो है वो वर्चुअल आईडी के फॉर्म में कहाँ पे स्टोर रहेगा, ध्रुवा प्लेटफॉर्म पे स्टोर रहेगा। तो अगर मान के चलो उस एड्रेस पे आपको कुछ मंगवाना है या भिजवाना है तो डायरेक्ट आप वो डाल दोगे जो आईडी है, तो वो एड्रेस फेच कर लेगा उस जो रिपोजिटरी है उससे, और उस डिजायर्ड लोकेशन पे आपका पार्सल जो है पहुंच जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे डिजिपिन सिस्टम के बारे में बता रखा है। द डिजिपिन सिस्टम इज द फाउंडेशनल लेयर फॉर दिस सर्विस, द ऑफिशियल सेड। डिजिपिन इज अ 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। तो ये भी बहुत लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे बहुत बार पूछ लेते हैं। जैसे एक बार पूछा हुआ था किसी एग्जाम में, मुझे एग्जैक्ट एग्जाम याद नहीं आ रहा है, कि आधार कार्ड में आपके कितने डिजिट होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों वाला सवाल है, लेकिन बहुत बार यही चीज़ गलत हो जाता है, राइट। वैसे डिजिपिन भी पूछ लेंगे कि जो स्टेटमेंट में दे देंगे कि जो डिजिपिन है उसका 3 स्टेटमेंट रहेगा, उसमें एक स्टेटमेंट दे देंगे कि डिजिपिन इज अ 12 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये आपका गलत कर देंगे, है ना। मतलब ये ध्यान रखना कि ये आपका 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, मतलब इसमें अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी होगा, ठीक है, जो कि आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, जो कि फाइनली आपके इवेंचुअली जो लोकेशन है उसको डिटरमाइन करेगी। क्योंकि अर्थ पे कोई भी लोकेशन आपको एग्जैक्ट पता लगाना है तो उसका आप क्या करते हो, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हो, राइट। फिर देखो आगे, सीईसी टेक्स ओवर एज चेयर ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी बॉडी। तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनको क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी बॉडी का चेयरमैन बनाया गया है। तो ये न्यूज़ 1 लाइनर के फॉर्म में याद रख सकते हो, बहुत डिटेल में जाने की नीड नहीं है। बाकी अगर रिलेट करना चाहो तो मैं बहुत कुछ रिलेट करवा सकता हूँ, आपको पता ही है ना। जैसे इलेक्शन कमीशन आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिलेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको सवाल पूछूंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सैलरी होता है वो चार्ज होता है कि नहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो ये आप मुझे आंसर करके बताओ, ठीक है। वैसे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस बताओ, राइट। कैसे इनका जो रिमूवल प्रोसेस है डिफरेंट है जो आपके अदर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो चाहो तो आप बहुत चीज़ रिलेट कर सकते हो, लेकिन इधर आपको स्टिक रहना है कहाँ तक, ये न्यूज़ तक, इन 1 लाइनर फॉर्म। लाइक जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है गणेश कुमार जी, इनको क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी बॉडी, जो कि क्या है, एक स्वीडन बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर हुआ इतना।
फिर देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया यूनिवर्सिटी टू ओपन इट्स फर्स्ट कैंपस इन इंडिया। समझ आए? तो जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है वो अपना पहला कैंपस कहाँ खोलने जा रही है? गुरुग्राम में खोलने जा रही है इन द मिडिल ऑफ 2026। क्लियर हुआ? अब देखो हमने यूनिवर्सिटी वाला न्यूज़ बहुत पढ़ा है, तो इस पर बहुत चांसेस है कि आपके सीडीएस या सीएपीएफ में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे कि जो आपके फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं उनका जो ब्रांच इंडिया में अलग अलग लोकेशन पे ओपन हो रहा है। लाइक जैसे आपका डियाकिन यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा था, ये आपके गिफ्ट सिटी में ओपन हो रहा है। ठीक है, वैसे ही हमने और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, जैसे कुछ आंध्र प्रदेश में ओपन हो रहे थे, कुछ गुरुग्राम में हो रहे हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे कि वो 4 यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे और लोकेशन नाम दे देंगे और बोलेंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चीज़ जरूर ध्यान ले देना। और इसका लास्ट में क्या करेंगे, जब हम लोग जब एग्जाम आगे करीब आएगा ना, तो इसका एक काइंड ऑफ थीम बेसिस पे कंपाइलेशन भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये काम आप अपने एंड से कर लेना। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हमने देखा अभी तक, मतलब इन प्रीवियस मंथ्स, उनको एक जगह लिख लेना। जो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिनके ब्रांचेस ओपन हुए इंडिया में, तो एक तो आपका यहीं सामने दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, जो कि जिसका ब्रांच कहाँ पे ओपन हो रहा है? गुरुग्राम में ओपन हो रहा है। और एक जो है आपका डियाकिन जो है जिसको गिफ्ट सिटी में ओपन किया जा रहा है। ठीक है, वैसे एक दो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। गुरुग्राम में ही एक आपके और खुला था यूके का साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। तो एक तो कंट्री का नाम आपको याद रहना चाहिए किस कंट्री का है, तो ये आपके यूके का था। ये भी आपके कहाँ पे खुल रहा था? गुरुग्राम में। वैसे एक डियाकिन यूनिवर्सिटी है, ये आपके गिफ्ट सिटी गुजरात में खुला। ठीक है, बाकी हमने ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी अभी देख लिया, ये भी आपके गुरुग्राम में। वैसे एक आपके यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के बारे में हमने पढ़ा था, याद आ रहा हो आपको तो? यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये आपके कहाँ पे ओपन हुआ है? इसका कैंपस बेंगलुरु में। तो कुछ के तो ओपन हो चुके हैं और कुछ आपके 2026 तक, मिड 2026 तक क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? वैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन आपको जो लेटेस्ट में है उसका ध्यान रखना। तो ये जो चारों मैंने बताया ये सारे न्यूज़ में थे, पहले हमने कवर कर रखा है। साउथहैम्पटन, लिवरपूल, डियाकिन, और अभी हमने देख रहे हैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। क्लियर हुआ? उसके बाद देखो आगे, इंडिया होस्ट यूनेस्को 20th ICH सेशन। तो इंडिया ने क्या किया है, जो आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन जो है यूनेस्को का 20th वाला जो एडिशन है वो इंडिया ने होस्ट किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। बाकी आपको अभी पता होना चाहिए कि अभी हमारे लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है? दिवाली को ऐड कर लिया गया है। ठीक है, दिवाली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऐड कर लिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लेटेस्ट में हो गया। और ये आपके क्योंकि यूपीएससी सीएससी में भी पूछा हुआ है ये इससे रिलेटेड सवाल, तो ये आपको पता होनी चाहिए जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है। ठीक है, और जो पहले वाले मतलब 1-2 साल में जो भी एडिशन हुए, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप उसको याद कर लेना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में। बाकी यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी कुछ ऐड हुआ है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी टोटल हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है? अराउंड 45 है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ये फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया। अच्छा, यहाँ पे जो आपको रिकॉल करना है वो क्या करना है, अगर मैं पूछ दूँ कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपके? ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ रखे हैं, ये कहाँ पे आपके? पेरिस में है। ठीक है, बाकी जो भी लेटेस्ट आपका एडिशन हुआ है, चाहे वो आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट में एडिशन हुआ है लेटेस्ट 2025 में, 2024 में, उसको आपको देख लेना है। और जो आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में ऐड हुआ है उसको देख लेना है। इतना क्लियर हुआ? फिर देखो आगे, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, कितने कमेटी मेंबर्स होते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की नीड है। ठीक है, फिर देखो आगे, द गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, फॉलिंग इन्फ्लेशन, रॉबस्ट ग्रोथ। अब देखो जो ये गोल्डीलॉक्स है ये टर्म्स है, राइट। तो बहुत बार आपके टर्म्स इन न्यूज से ही सवाल आ जाता है, हालांकि ये इकोनॉमी का टर्म है तो ये आपको पता होनी चाहिए। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो हम किसको बोलते हैं? तो जब आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब जो आपका इन्फ्लेशन है वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट रेट कम, ये ठीक ठाक चल रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आपके कम है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल परफॉर्म कर रही है, आउटपुट ग्रोथ वगैरह आपके सब सही है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। तो वही दिखा रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो आपके मतलब गोल्डीलॉक्स सिनेरियो के करीब है, बहुत करीब है। जैसे हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी मतलब थोड़ा कम ही चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो 9.9 था 2013 में, फाइनेंशियल ईयर 2013 में, वही 2026 में आपके 1.9% हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इन्फ्लेशन हमारा कम हो गया। वैसे ग्रोथ भी देख रहे हो आप, तो एवरेज ग्रोथ हमारा 8 के करीब है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ शो कर रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो आपके गोल्डीलॉक्स सिनेरियो को फॉलो कर रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने डेफिनेशन दे रखा है, अ गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी इज एन आइडियल स्टेट ऑफ मॉडरेट सस्टेनेबल ग्रोथ वेयर द इकोनॉमी इजंट टू हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा आपके अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रही है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, मतलब ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो बैलेंस सिचुएशन है। ठीक है, बैलेंस सिचुएशन जहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और रिसेशन में भी नहीं है, राइट। फीचरिंग लो अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइसेस एंड स्टेडी जीडीपी एक्सपेंशन। बाकी यहाँ पे ये फीचर दे रखे हैं। ठीक है, और वाई इट इज जस्ट राइट, नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉट टू हॉट क्यों है? प्रिवेंट्स रैपिड प्राइस इंक्रीजेस दैट इरोड सेविंग्स एंड वेजेस, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार से आपके प्राइसेस बढ़ जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा था, है ना, श्रीलंका में आपने देखा था। तो वैसे इंडिया में ऐसा सिनेरियो नहीं है कि एक ही बार से प्राइस बढ़ गया और जो भी सेविंग्स वगैरह है, जो भी लोगों की वजह से वो कम पड़ जाए, राइट। जो आपका इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, इन्फ्लेशन टैक्स,
वो ना हो पाए, वैसा सिनेरियो। फिर जो नॉट टू कोल्ड में क्या हो रहा है, अवॉइड इकोनॉमिक डाउनटर्न, रिसेशन एंड जॉब लॉसेस। तो ये भी हमें नहीं हो रहा है कि एकदम से रिसेशन हो गया है, लोगों का एकदम जॉब लॉस होने लगा है, ठीक है, और इकोनॉमिक एकदम डाउनटर्न देखने को मिल रहा है। तो एकदम हम लोग मतलब काइंड ऑफ मध्यम मार्ग ही फॉलो कर रहा है। जो हमारा इकोनॉमी है वो अभी मध्यम मार्ग में चल रहा है, समझ आए। फिर देखो आगे, ये टर्म जरूर याद रख लेना क्या है ये आपका, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर देखो आगे, फिनो बिकम्स फर्स्ट पेमेंट बैंक टू गेट आरबीआई नोट टू कन्वर्ट इनटू एसएफबी। अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया है, तो क्या है आपका फिनो। एक तो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। जो फिनो है आपकी पहली बैंक बनी है, पहली पेमेंट बैंक बनी है जो कि एसएफबी में कन्वर्ट हो गई है। एसएफबी क्या होता है आपका, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो क्योंकि ये फर्स्ट है इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से न्यूज़ तो इतना ही है जो वन लाइनर के फॉर्म में आपको याद रखना है, लेकिन अब इसकी जो पीछे की आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। आपको ये पता होनी चाहिए कि जो पेमेंट बैंक होते हैं, ठीक है, ये बाकी बैंक से कैसे डिफरेंट होते हैं, राइट। वैसे ही जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये क्या होते हैं, मतलब पेमेंट और एसएफबी में क्या क्या डिफरेंस होता है, राइट। उसके बाद इन दोनों का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्राइटेरिया देखना है हमें। तो अब पेमेंट बैंक जो होता है ना, इसका जो मेन चीज मैं बता दे रहा हूँ, क्या है आपको याद रखना है कि पेमेंट बैंक जो है ये आपके लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता है ना। इट कांट गिव लोन, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। ये डिपॉजिट आपके रख सकता है अप टू 2 लाख, ठीक है, डिपॉजिट अप टू 2 लाख। तो जैसे आप जो पेटीएम यूज़ कर रहे हो या पोस्ट पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे होते हो, तो वो लोग आपको लोन या क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन होता है पेमेंट बैंक्स पे। लेकिन वही है जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सब चीज़ों के लिए अलाउड हो जाता है। बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आप अगर मैं पूछूं कि पीएसएल कितना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो ये सब इकोनॉमी के टर्म है और आप लोग अपने स्टैटिक में ही पढ़ते हो, ठीक है। तो स्टैटिक जरूर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इकोनॉमी का न्यूज़ समझने के लिए स्टैटिक आपको पता होनी चाहिए। तो जो एसएफबी का जो पीएसएल है, तो ये अभी कितना है, पहले आपके 75% था, अब ये 60% हो गया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो कोई भी न्यूज़ आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, तो डायरेक्ट पढ़ के मत निकला करो, इसके पीछे का जो भी स्टैटिक है उसको भी कोशिश किया करो रिकॉल करने का। तो यहाँ से आपको इतना ही ध्यान रखना था। बाकी ये चीज़ ध्यान रख लेना, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आपके कहीं ना किसी एग्जाम में यह अपीयर हो जाएगा कि कौन सी पहली पेमेंट बैंक है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुई है। तो उसका आंसर क्या है, फिनो। क्लियर हुआ। बाकी एसएफबी को रेगुलेट कौन करती है, ये आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। So Fino Payment Bank has become the first such entity to get an principal approval from the Reserve Bank of India to transition into a small finance bank. क्लियर हुआ। फिर वहां पे वही दे रखा है कि कैसे एसएफबी बनने से इसका बेनिफिट होगा। सो द ट्रांजिशन विल अलाउ फिनो टू एक्सेप्ट लार्जर डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस एंड एक्सपैंड इट्स कस्टमर बेस एंड सर्विसेज विच आर करेंटली रेस्ट्रिक्टेड फॉर पेमेंट बैंक। समझ आया। उसका देखो आगे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस वेन्यू याद रख लो कि जो अर्थ समिट है ये कहाँ पे हुआ, तो ये आपके गांधीनगर में हुआ। बाकी अंदर की डिटेलिंग की नीड नहीं है। अर्थ समिट में क्या क्या होगा, तो नाम से ही आपको पता लग रहा है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई होगी। बाकी इसका थीम जरूर देख लेना है, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, आपको देख लेना अपने एंड से। जैसे इंपावरिंग रूरल, चाहो तो लिख सकते हो, इंपावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज, ठीक है। फिर देखो आगे, इंडिया टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस अगेंस्ट 26 ग्लोबल इंडिसेस अंडर न्यू GIRG फ्रेमवर्क। अब इस न्यूज़ को थोड़ा समझते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो भी इंटरनेशनल रैंकिंग्स निकलती है, लाइक ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ठीक है, या फिर जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड इंडेक्स आता है, या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, या आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, मतलब जितने आपके मोस्टली इंडेक्स निकलते हैं ना, इसमें इंडिया की रैंकिंग आप बहुत खराब देखते हो, है ना। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो आपके माइंड में ये आता होगा कि यार इंडिया क्या हर जगह ही इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो आपके रैंकिंग्स होते हैं थोड़े बायस्ड भी होते हैं, लेकिन अब इसके लिए इंडिया ने क्या सॉल्यूशन निकाला है कि इंडिया ने ना 26 ग्लोबल इंडिकेटर को लिया है और इसके अराउंड काम करने का सोचा है। देखो यार, प्रॉब्लम अगर है, ठीक है, तो ठीक है, वो बायस है या ना है, लेकिन सच्चाई तो हमें भी पता है कि ये सारी प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हमारी रैंकिंग खराब है तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कंट्री को, बांग्लादेश वगैरह को हमसे अच्छे कंडीशन में दिखाते हैं, जो कि नहीं है सच। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें अपने में सुधार तो करनी है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये जो 26 जो ग्लोबल इंडिकेटर है इसको पहले लिया है, जिसके अराउंड इंडियन गवर्नमेंट काम करेगी। इन 26 इंडिसेस के अराउंड गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी
और इम्प्रूव करने का प्रयास करेगी ताकि जो हमारी ग्लोबल परफॉर्मिंग है, जो ग्लोबल बेंचमार्क परफॉर्मेंस है, वो आपके इंप्रूव हो सके। ठीक है, सो इंडिया टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस अगेंस्ट 26 ग्लोबल इंडिसेस अंडर न्यू GIRG फ्रेमवर्क, वही ये न्यूज दे रखा है, राइट। और ये किस मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा? ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम अंडर द कोऑर्डिनेशन ऑफ नीति आयोग, ये भी चीज ध्यान रखना। सो द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस एट नीति आयोग विल सर्व एज द सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछ लेंगे। ठीक है, उसका देख लो, अंडर ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, गिर का फुल फॉर्म ये है। ठीक है, ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म। द गवर्नमेंट विल ट्रैक 26 इंडिसेस अक्रॉस 4 ब्रॉड थीम। अब ये 26 इंडिसेस को भी 4 ब्रॉड थीम में डिवाइड किया गया है। जैसे इकोनॉमी में हम काम करेंगे, फिर डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड इंडस्ट्री, पब्लिश्ड बाय 16 इंटरनेशनल एजेंसीज। ईच इंडेक्स हैज बीन असाइंड टू ए स्पेसिफिक नोडल मिनिस्ट्री। अब जो मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड होगी, पर्टिकुलर जो भी आपके इंडेक्स है उससे एसोसिएटेड, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपको इसको इंप्रूव करने का प्रयास करना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग मेथोडोलॉजीज, इंगेजिंग विद पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योरिंग दैट इंडियाज लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा इज यूज्ड इन द कॉम्पिटिशन। इतना क्लियर हुआ। और बाकी ये डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस याद रखना, नीति आयोग, जो कि आपके मेन जो है सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी जैसा एक्ट करेगी। क्लियर हुआ। उसका देखो आगे, नीतीश कुमार फाइंड्स अ प्लेस इन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो नीतीश कुमार जी ने आपके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मतलब अपना प्लेस बना लिया, मतलब सबसे ज़्यादा बार CM बनने का लगातार। तो ये इन्होंने 10वीं बार मतलब ओथ लिया CM का 10 टाइम्स, राइट, जो कि अपने में ही एक अचीवमेंट है, राइट। लेकिन वही है, CM बनना अचीवमेंट नहीं है, बन के उसको काम भी करना है। लेकिन कोई नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे अभी। बस इतना ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इंडिया के कौन से लीडर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है फॉर बिकमिंग CM फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो वो है आपके ऑनरेबल नीतीश कुमार जी। फिर देखो आगे, 8 से 10 दिसंबर तक का न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो, ऑपरेशन सागर बंधु, इंडियन नेवी डिप्लॉयज 4 मोर वॉरशिप टू डिलीवर 1000 टन्स ऑफ हार्ड मटेरियल टू श्रीलंका। अब देखो, न्यूज़ रिपीट हो गया। अब इससे क्या पता लग रहा है कि ऑपरेशन सागर बंधु आपके एग्जाम में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है पूछने का, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 बार 3 बार कवर कर लिया पीछे सेम वीडियो में, है ना। तो बस ऑपरेशन सागर बिंदु हमने कहाँ पे कंडक्ट कराया? श्रीलंका में कंडक्ट कराया। ठीक है, किस लिए कराया? क्योंकि साइक्लोन दितवा आई थी आपके, श्रीलंकन कोस्ट को हिट की, वहाँ पे फ्लड आया, तो जो भी इंडियंस है उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु किया गया। अब यहीं पे साथ के साथ आप वो भी रिलेट कर सकते हो, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, राइट। ये हमने कहाँ पे कराया था? ईरान में, जो आपके इंडियन जो सिटीजन थे जो फंसे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे USA वगैरह अटैक कर रहे थे, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु कंडक्ट कराया गया था। यहाँ पे आप रिलेट कर लो, ऑपरेशन ब्रह्मा, राइट, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी हमने कहाँ पे कराया भैया? कमेंट में टाइप करके बताना ज़रा, है ना। ये सब तो पढ़ा हुआ न्यूज़ है आपके, तो कंट्री का नेम लिख देना कि किस कंट्री के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी कंडक्ट करा है। ठीक है, और उसमें कौन से शिप इन्वॉल्व है ये बता दोगे तो क्या ही बात है ना। मेरे तरफ से आपको डेयरी मिल्क, ठीक है, न्यू ईयर गिफ्ट। चलो आगे, इंडिया नेपाल आर्मी एक्सरसाइज कंक्लूड्स इन उत्तराखंड। ठीक है, तो इंडिया नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है आपकी? फेमस सूर्य किरण। इसका एडिशन जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि एक बार CDS में आपके एडिशन भी पूछ लिए थे। तो ये आपकी कौन सी एडिशन है? 19th एडिशन है। ठीक है, कहाँ पे कराया गया? पिथौरागढ़ इन उत्तराखंड। इतना बस ध्यान रख लो, आपका काम हो गया, क्योंकि ये आपको पता ही है, सूर्य किरण एक्सरसाइज हम लोग नेपाल के साथ कराते हैं। ठीक है, आगे, आदित्य L1 जॉइंस ग्लोबल एफर्ट रिवीलिंग व्हाई द 2024 सोलर स्टॉर्म बिहेव्ड अनयूजुअली। तो आदित्य L1 अब अपना रिपोर्ट देना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में इसने दिया है कि क्यों आपके जो 2024 में सोलर स्टॉर्म आया था उसने अनयूजुअल बिहेव किया था, राइट। सो सोलर स्टॉर्म ऑल्सो नोन एज गैनन स्टॉर्म बिहेव्ड सो अनयूजुअली इन May 2024। इसके बहुत सारे रीजन साइट किए, लेकिन हमें रीजन यहाँ पे नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो आदित्य L1 के बारे में रिकॉल कर लो तुरंत, पढ़ तो हमने ऑलरेडी रखा है। जैसे आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया? 2023 में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके क्या क्या कंपोनेंट थे और कौन से इसको व्हीकल से लॉन्च किया गया था? LVM से लॉन्च किया गया था, या GSLV से लॉन्च किया गया था, या फिर आपके PSLV से लॉन्च किया गया था? तो इसको हमने किससे किया था? आपके PSLV से लॉन्च किया था। ठीक है, अच्छा, इसको किस लाग्रांज पॉइंट पे रखा था हमने? L1 पे रखा था, L2 पे रखा था। तो बोलोगे सर क्यों पागल बना रहे हो, यहाँ तो आदित्य L1 नाम लिखा है, मतलब L1 पे ही रखा होगा। तो चलो, अगर ऐसा आप सोच पा रहे हो तो ठीक है, हम पागल बना रहे थे। उसके बाद L1 L2 के L1 और L2 का जो आपका अर्थ से डिस्टेंस कितना होता है और सन से डिस्टेंस कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर L3 का मैं पूछ लूँ कि L3 का डिस्टेंस कितना होता है सन से, तो ये मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, तो L3 का बता देना डिस्टेंस। ठीक है, वैसे ही L4 और जो L5 होते हैं, जो कि 60 डिग्री पे होते हैं सन से, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है सन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2024 CAPF में आपके डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ लिया था।
क्लियर हुआ? तो अब ये न्यूज़ पढ़ा आपने और इतना जो बैकग्राउंड चीज़ें हैं उसको आपने यहाँ पे साथ के साथ रिलेट कर लिया, राइट? और बाकी हमने इसको बार बार कवर करा है, दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ करने के लिए। फिर देखो आगे, पुणे रिसर्चर फाइंड स्पाइरल गैलेक्सी लाइक मिल्की गैलेक्सी वे फ्रॉम अर्ली यूनिवर्स। तो पुणे की एक रिसर्चर ग्रुप है, ठीक है, इन्होंने एक नई गैलेक्सी को फाइंड किया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नई गैलेक्सी का इन्होंने नाम क्या रखा है? अलकनंदा नाम रखा है, राइट? और बोला जा रहा है कि ये जो नई गैलेक्सी है ये आपके मिल्की गैलेक्सी जैसी ही दिख रही है, मतलब काइंड ऑफ इसकी जुड़वा बहन है ना? तो इसीलिए इन लोगों ने इसका नाम अलकनंदा रखा आफ्टर द हिमालयन रिवर। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, यहाँ पे बस पुणे बेस्ड रिसर्चर लिखा है, तो बस इतना ही ध्यान रखना, है ना? कोई नाम तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बाकी ये जो इनका जो रिसर्च था इसको पब्लिश किया गया था आपकी यूरोपियन एस्ट्रोनॉमी जर्नल में, जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इतना याद रखना। बाकी ये जो डिस्कवरी की गई है किसके हेल्प से की गई है? तो जो आपका नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसके हेल्प से की गई है। बाकी यहाँ पे रीजन भी साइड किया गया कि क्यों इसका नाम अलकनंदा रखा गया। सो अलकनंदा इज द सिस्टर रिवर ऑफ मंदाकिनी रिवर विच इज ऑल्सो द हिंदी नेम फॉर आवर मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं, तो क्योंकि मंदाकिनी की बहन है आपकी कौन? अलकनंदा है, दैट्स वाई इस गैलेक्सी का नाम क्या रख दिया गया? अलकनंदा रख दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? तो एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो अलकनंदा है वो किसका नाम है, तो ऐसे अलग अलग दे देंगे कि किसी आपके मेट्रॉइड का नाम है क्या, किसी गैलेक्सी का नाम है क्या। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये आपके गैलेक्सी का नाम है, ठीक है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी जैसी दिखती है। फिर देखो आगे, हाउ कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम न्यूरो टेक्नोलॉजी। अब ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इस टाइप की न्यूज़ को ना मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पूरा आर्टिकल पढ़ा करो, क्योंकि आपको बहुत एकदम दिमाग खुलेगा आपका। मैं आपको बस एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट बता दे रहा हूँ। जैसे न्यूरो टेक्नोलॉजी देखो अभी ना अपने नेसेंट स्टेज में, मतलब न्यूरो टेक्नोलॉजी अब इवॉल्व होना शुरू हो गया है विद द हेल्प ऑफ एआई, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी हमें न्यूरल लिंक का देखने को मिलता है। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी होता क्या है? तो इट इज़ काइंड ऑफ इंटरफेस, है ना? ये आपके एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपके ह्यूमन ब्रेन और जो आपके इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं। मतलब अगर मान के चलो हम कुछ बोल भी नहीं रहे, ठीक है, तब भी अगर हम सिर्फ सोच भी रहे हैं तो हम न्यूरो टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या कर सकते हैं? किसी इंसान का दिमाग को पढ़ सकते हैं, ठीक है, या जो भी उसके माइंड में सिग्नल्स चल रही हैं उसको रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी इज काइंड ऑफ एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड आपके जो भी सिस्टम है या टेक्नोलॉजी है। क्लियर हुआ इतना? तो न्यूरालिंक इसका अच्छा एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल इससे आप क्या क्या हेल्प हो सकता है, मतलब क्या क्या इसकी बेनिफिट हो सकती है आज के टाइम पे। तो बहुत सारे पेशेंट मान के चलो अल्जाइमर के शिकार होते हैं, ठीक है, या पार्किंसन डिजीज से को फेस कर रहे होते हैं, मतलब भूलने की बीमारी होती है, या फिर मतलब उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुई रहती है। तो बहुत बार ना इसके हेल्प से हम न्यूरो टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान, जैसे बहुत बार अल्जाइमर वाले लोग ना गुम हो जाते हैं, है ना, भूल, तो उनका हम दिमाग को पढ़ के हम आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड में तो स्टोर है ही एड्रेस, बस वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका एड्रेस लेके और उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनको उनके डिजायर्ड लोकेशन पे भेजा जा सकता है। तो ऐसे ही मल्टीपल बेनिफिट्स हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी के। तो इस आर्टिकल में बस वही मेंशन किया गया है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी अभी क्योंकि नेसेंट स्टेज पे है, तो इसका एडवांटेज इंडिया को उठाना चाहिए। मतलब इंडिया के जो भी आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनको इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अभी नेसेंट स्टेज में, कल को बहुत डेवलप हो जाएगा तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा compete करने के लिए जो भी आपके ग्लोबल लीडर्स है। अभी इस रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है? आपका यूएसए चल रहा है एज यूजुअल, चाइना चल रहा है, जापान चल रहा है, मतलब ये सारी कंट्री आपके न्यूरो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, ठीक है। इंडिया में भी चल रहा है बट उस लेवल पे नहीं चल रहा। तो वही इस आर्टिकल में शोकेस किया गया है कि इंडिया को कैसे बेनिफिट हो सकता है न्यूरो टेक्नोलॉजी से, और क्यों इंडिया को इसका पेस बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को और इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट इज न्यूरो टेक्नोलॉजी? सो न्यूरो टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ मैकेनिकल टूल्स टू टॉक डायरेक्टली टू द ब्रेन। तो हम मैकेनिकल टूल का यूज करके अपने आपके ब्रेन से बात कर सकते हैं, ठीक है, सिग्नल के हेल्प से। क्लियर हुआ? जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जैसे एक आपका मॉनिटर है, तो मॉनिटर तो एक काइंड ऑफ डब्बा ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सको। जैसे आप एप्लीकेशन देखते हो तो एप्लीकेशन का जो ऊपर वाला देखते हो और जो एप्लीकेशन का जो बैकएंड में जो काम चल रहा होता है वो डिफरेंट होता है। आपको जैसा एप्लीकेशन दिखता है कि आपने क्लिक किया तो ये चीज़ खुल गया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कोडिंग हुई रहती है, ठीक है। तो जो कोडिंग वाला काम होता है वो बैकएंड का काम होता है, जो कि आपसे छिपा हुआ रहता है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जो रियल चीज़ है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको स्टीयरिंग आपके पास है, लेकिन गाड़ी अंदर से इंजन कैसे काम कर रही है तो आपको नहीं पता रहता है ना, वही चीज़ है। तो वैसे ही आप जो भी ओएस यूज़ करें, तो ओएस बस आपका एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके बैकएंड में कैसे काम कर रहा है वो आपको नहीं पता है, ठीक है। वैसे ही जो न्यूरो टेक्नोलॉजी है, इट इज़ काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू टॉक विद योर ब्रेन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल टूल्स अवेलेबल। समझ है? फिर देखो, at the heart of this revolution is the brain computer interface, a technology that blend neuroscience and computing to translate through into thoughts into action। तो जो भी हम thoughts हैं उसको action में convert कर सकते हैं with the help of BCIs, brain computer interface। BCI can turn brain signal into digital command that control a computer cursor, a wheelchair or even a robotic arm। Some system rely on non-invasive sensors such as EEG
हेडसेट, अदर्स यूज इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स फॉर मोर प्रिसाइज कंट्रोल। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान बोल नहीं सकता, उसका शरीर पूरा काम करना बंद हो गया, लेकिन उसका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, तो अपने ब्रेन के हेल्प से ऐसे ब्रेन से कमांड दे सकता है डायरेक्ट कि मतलब मान चलो व्हील चेयर से इंटीग्रेट कर दिया हमने, उसमें इंसर्ट कर दिया जो बीसीआई है आपका, ठीक है, और वो सोच रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो आगे बढ़ने लगेगा, समझ रहे हो, मतलब उसके थॉट को एक्शन में बदल दिया जा रहा है बिना कुछ हाथ पैर चलाए। तो कितनी बड़ी रिवोल्यूशनरी ये हो सकती है ये टेक्नोलॉजी अगर अच्छे लेवल पे डेवलप हो तो वही बता रहा है व्हाई डज इंडिया नीड इट। इंडिया कैरीज अ सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डिजीज बर्डन लाइक फ्रॉम स्ट्रोक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज टू पार्किंसन डिजीज एंड डिप्रेशन। Between 1998 and 2009, this share of non-communicable and injury-related neurological disorder in India's overall disease load rose steadily, with stroke emerging as the largest contributor. तो इंडिया में बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इसके। बाकी अभी अदर कंट्री क्या क्या कर रही है, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैंने बताया यूएसए, चाइना का। तो यूएसए इज द ग्लोबल लीडर इन द न्यूरो टेक्नोलॉजी। द एनआईएच ब्रेन रिसर्च थ्रू एडवांसिंग इनोवेटिव न्यूरो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव और द ब्रेन इनिशिएटिव इज अ पार्टनरशिप बिटवीन फेडरल एंड नॉन फेडरल पार्टनर टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव न्यूरो टेक्नोलॉजीज। और बाकी यहाँ पे न्यूरा लिंक का भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, एलोन मस्क की कंपनी है। फिर देखो द चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट, ये भी आपके न्यूरो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वैसे ही देख लो आप, न्यूरो टेक्नोलॉजी आर अ सेट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विद अ वाइड सेट ऑफ एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर टू गेमिंग एंड recreation. So these are important for India not only from a mental health perspective but also as an economic opportunity. अब देखो कितना प्यारा आर्टिकल है ना, यहाँ पे आपके डायरेक्ट कंक्लूजन दे रखा है। तो अगर मान के चलो आपके एस्से में आ गया न्यूरो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो पूरा एस्से आपका ये है, क्या है न्यूरो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडिया को क्यों चाहिए, उसके क्या एडवांटेज है ये दे दिया, ठीक है, अदर कंट्रीज क्या कर रही है, और यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया कि क्या क्या सेक्टर में हेल्प कर सकता है, और जो कंट्री आपके न्यूरो टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा एडवांस बनाएगी वही सुपर पावर बनेगी। तो देख रहे हो, एक ऐसे भी तो आपको ऐसे ही सोचना होता है ना। मान के चलो आप एक ऐसे लिख रहे हो, तो ऐसे में क्या क्या लिखते हो आप, पहले तो इंट्रो शुरू करते हो, इंट्रो में बताते हो जो भी टॉपिक है उसके बारे में, जो करंट सिनेरियो है या कोई करंट इवेंट है उससे रिलेटेड, क्यों वो न्यूज़ में है वो चीज़ बताते हो। फिर आपकी बॉडी आती है, तो बॉडी में आप 3 पैराग्राफ लिखते हो। तो पहले पैराग्राफ में आप डिस्कस करते हो कि मतलब जो भी टेक्नोलॉजी के जो डिटेलिंग है, उसके बाद आप चैलेंजेस डिस्कस करते हो, फिर कुछ वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हो, और अगर कोई मतलब उसका करंट एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हो, फिर लास्ट में आप क्या करते हो, कंक्लूड करते हो। समझ आए? तो इससे क्या होता है, आपका ऐसे कंप्लीट होता है, और आप लोग इधर उधर भटकते रहते हो, है ना। न्यूज़पेपर में आपके सब चीज़ गिवन है यार, तो ये भी आपका एक पोटेंशियल पेपर 2 का क्वेश्चन बन सकता है, न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी मेरा यहाँ काम है बहुत आपको ब्रीफ में बताना और कॉन्टेक्स्ट बताना कि किस तरीके से आपको कौन से न्यूज़ को यूज़ करना है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। क्लियर हुआ? फिर देखो आगे, 37 सुपर कंप्यूटर विद अ टोटल कंप्यूटिंग पावर ऑफ 40 पेटाफ्लॉप्स डिप्लॉय अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो जो परम रुद्रा है, ठीक है, इंडिया का नेशनल जो इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स जो अवेलेबल हैं उनको डिप्लॉय किया गया है फॉर फैसिलिटेटिंग एडवांस स्टडीज टू साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। तो अभी हम सुपर कंप्यूटर के रेस में मतलब ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि यूएसए का जो सुपर कंप्यूटर है और जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। हमारा जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, एरावत है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। जैसे यूएसए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, यूएसए का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है एल कैपिटान, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इसका कैपेसिटी पता है कितना है, एक्साफ्लॉप में मतलब 1.8 एक्साफ्लॉप के करीब है। एक्साफ्लॉप क्या होता है, आपके 10⁻18 सोच सकते हो, ठीक है। और इंडिया की जो है आपकी एरावत, इसकी कैपेसिटी कितनी है आपके, की है लगभग आपकी 13 पेटाफ्लॉप। एक्सा और पेटा में आपको फर्क समझ ही आ रहा है, पेटा आपके 10⁻15 होता है, तो इतना डिफरेंस है ना स्पीड में। तो वही बात है, तो हमारी जो सुपर कंप्यूटर है फास्टेस्ट वाली, वो वर्ल्ड की सुपर फास्ट कंप्यूटर से बहुत पीछे है अभी, है ना। तो इंडिया भी काम कर रहा है। बाकी सुपर कंप्यूटर्स कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल कंप्यूटर होता है, ये आपके मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं आपस में, ठीक है। मतलब एक साथ आपके 1000 ऑफ सीपीयूज जब वर्क कर रहे हैं हाई कंप्यूटेशनल स्पीड के साथ, उसी को हम सुपर कंप्यूटर बोल रहे होते हैं। तो आई होप इतना बेसिक आप लोगों को पता होगा। तो जो परम रुद्रा है ये आपकी सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स है, अवेलेबल टू द यंग रिसर्चर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर फॉर फैसिलिटेटिंग एडवांस स्टडीज। और ये किस मिशन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ये है आपके नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। दैट्स इट। इस मिशन के बारे में देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर देखो आगे, PRIP स्कीम, ठीक है। अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कब पढ़ा है, अक्टूबर ब्रह्मास्त्र मैगजीन में। तो एक बार तो या तो वहाँ से जाके रिवाइज कर लो। बाकी यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि जो प्रीप स्कीम है इसका जो पर्पस है वो क्या है कि जो फार्मा मेड टेक सेक्टर है ना, इसको स्ट्रेंथन करना। और मतलब जो आपके फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आपको पता ही है इंडिया वन ऑफ द इमर्जिंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर में से एक है ना। हमारे यहाँ पे फार्मा में हम लोग बहुत आगे हैं ना दुनिया से। जैसे आपको पता है कि पूरे दुनिया में हम लोग का जो मेडिसिन है वो सप्लाई होता है,
वो अलग बात है कि रॉ मटेरियल हम चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो फार्मा सेक्टर हमारे बाकी सेक्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसको टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके इसको हम क्या बोलेंगे, फार्मा मेडटेक, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपके प्रिप स्कीम को लॉन्च किया गया। तो इसमें देख लेना कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, ठीक है। प्रिप का फुल फॉर्म क्या है और इसमें जो 2 कंपोनेंट है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रिप है उसका फुल फॉर्म क्या है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। इतना क्लियर हुआ। बाकी इसमें इसका एम क्या है, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फार्मा टेक मेड सेक्टर फ्रॉम कॉस्ट बेस्ड टू इनोवेटिव बेस्ड ग्रोथ बाय स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, ठीक है। इसका कंपोनेंट ए क्या है, कंपोनेंट ए में हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, राइट। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, हम नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये आपका काइंड ऑफ इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है। और दूसरा सपोर्ट क्या होता है आपका, डायरेक्ट सपोर्ट, जिसमें हम फंडिंग प्रोवाइड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके लार्ज स्केल कमर्शियलाइजेशन करते हैं, प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई करके। समझ आया इतना। तो इसके कंपोनेंट ए भी याद रखना, फार्मा ये प्रिप स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है वो याद रखना, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो कभी भी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बात हो रही है तो आप लॉजिकल गेसिंग भी कर सकते हो कि ये आपके केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आएगा, क्योंकि हर मेडिसिन में आपके केमिकल यूज़ हो रहा होता है। इतना क्लियर हुआ। सो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फिर देखो आगे, ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स वेरिसिटी टू ओपन कैंपस इन बेंगलुरु। अब देखो सेम ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा था जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है वो कहाँ खुल रहा है, गुरुग्राम में, और ये आपके न्यू साउथ वेल्स कहाँ खुल रहा है, आपके बेंगलुरु में। बेंगलुरु में और एक हमने क्या देखा, लिवरपूल देखा है, राइट। तो यहाँ पे वापस से सेम चीज़ जो मैंने पीछे रिकॉल करने बोला था, रिकॉल कर लेना। फिर इन वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16 टेक्स इफेक्ट। अब देखो ऑस्ट्रेलिया आपकी पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड की जो कि अंडर 16 जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया है। बहुत बढ़िया स्टेप है, ठीक है, एकदम अप्रिशिएटिंग है। इंडिया को भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए। वो अलग बात है कि इंडिया में ऐसा स्टेप लेंगे तो बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो सोशल, अब जैसे ये स्टेप है, अब ये न्यूज़ है, अब आपको पेपर 2 के लिए एनालिसिस करना है। तो आप क्या करोगे, ये मैं आपको टास्क देता हूँ, सोशल मीडिया लिखोगे आप, ठीक है। सोशल मीडिया के क्या चैलेंजेस हैं, मतलब प्रोज, 5 प्रोज सोचो आप। ये 5 पॉइंट अगर आपने सोच लिया, 5 इधर 5 इधर, और उसके बाद आप क्या करो, एक वे फॉरवर्ड लिखो कि अब इन दोनों का मतलब जो, क्योंकि कॉन्स तो है ही है, सॉरी प्रो ही आपके ये था, और एक कॉन्स लिख लो, है ना। 5 प्रोज 5 कॉन्स, ठीक है। और उसके बाद वे फॉरवर्ड में आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता तो है डिसएडवांटेज तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया पूरा ही बंद कर देंगे, क्योंकि वो एक सॉल्यूशन अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो हम बीच का रास्ता क्या निकाल सकते हैं, तो मतलब हम रेगुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। तो ये वे फॉरवर्ड में 3-4 पॉइंट लिख दो, आपका ऐसे तैयार हो गया, ठीक है। तो ऐसे में आपके सोशल मीडिया से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ये आपका एक थीम भी है। तो जैसे एडवांटेज में कभी भी सोचोगे तो कैसे सोचोगे, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आप यहाँ पे करो। तो आप खुद सोशल मीडिया चलाते हो, तो आप बताओ आपको क्या क्या एडवांटेज होता है। एक तो सोशल मीडिया से आपको अवेयरनेस मिलती है, ठीक है। बहुत बार सोशल मीडिया ना आपकी क्राउड फंडिंग के लिए हेल्प होता है। जैसे बहुत बार मेडिकल पेशेंट होते हैं तो उनके लिए भी आप क्राउड फंडिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है आपके टैलेंट को शोकेस करने के लिए, और उसके बाद रीच बढ़ाने के लिए। सोशल मीडिया का आप अच्छा यूज़ कर सकते हो किसी को एक्सपोज करने के लिए, करप्शन को एक्सपोज करने के लिए। तो सोशल मीडिया कैसे एडवांटेज और पॉजिटिव एंगल बहुत है। वैसे डिसएडवांटेज में बहुत सारा गार्बेज कंटेंट है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इंडियन कल्चर कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। मैं मतलब बताता रहा हूँ 10-15 पॉइंट सोच लेंगे, मैं तो आपको फिर भी 5 सोचने बोल रहा हूँ, और वो 5 पॉइंट सोच के उसको आर्टिकुलेट करके लिख दो, हो गया आपका ऐसे। समझ आ रहा है। जो बहुत बच्चों को डाउट आता है सर पेपर 2 के लिए कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है आपको पेपर 2 के लिए। फिर देखो आगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया जो है आपकी पहली कंट्री है जिसने अंडर 16 के लिए जो सोशल मीडिया उस पर बैन लगाया। बाकी ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड ने भी लगाया, ठीक है, और भी आपके कंट्री ने लगाया, और यूरोपियन कंट्री में भी इस पर प्लान चल रहा है, राइट। फिर देखो आगे, इंडिया होस्ट यूनेस्को 20th सेशन ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख लिया, कहाँ पे वेन्यू था, रेड फोर्ट में था, ठीक है। बाकी लेटेस्ट में कौन सा ऐड हुआ है, दिवाली ऐप का ऐड हुआ है, ये आगे अभी आएगा ही न्यूज़। फिर देखो आगे, राजनाथ इनॉग्रेट्स शोक टनल इन ईस्टर्न लद्दाख, 124 अदर स्ट्रैटेजिक बॉर्डर प्रोजेक्ट। अब देखो शोक टनल है, न्यूज़ बस इतना ही है कि जो हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सर, ठीक है, इन्होंने शोक टनल को इनॉग्रेट किया। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि जो शोक टनल है वो आपके कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, इसका क्या रेलिवेंस है। तो शोक टनल जो है आपके ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है, नियर LAC। अब इससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या एडवांटेज होगा। एक तो आपके ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये हमारे ट्रूप को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी मोबिलाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम डेवलप करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी आर्म फोर्सेस स्ट्रेंथन होती है, और जो हमारा बॉर्डर है, जो पोरस बॉर्डर है, वो और ज़्यादा सिक्योर होता है, राइट। तो ये हो गया आपका एडवांटेज। उसके बाद इसका लोकेशन मैंने बता ही दिया, ईस्टर्न लद्दाख है, ठीक है, जो आपका LAC वाला एरिया है, जो DBO वाला एरिया है, दौलत बेग ओल्डी रोड वाला एरिया है, उसको कनेक्ट कर रहा है, राइट, शोक टनल। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शोक टनल आपको पढ़ के छोड़ देना, आपको साथ के साथ यहाँ पे क्या क्या रिलेट करना है, जैसे जो इंपॉर्टेंट टनल है, लाइक आपका जोजिला टनल।
तो जोजिला टनल आप बताओ कौन दो प्लेस को कनेक्ट करता है। वैसे ही आप यहाँ पे रिलेट करोगे अटल टनल, राइट। तो जोजिला टनल आपके श्रीनगर को लद्दाख लेह से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अटल टनल जो है आपके ये आपके स्पीति वैली को मनाली से कनेक्ट कर रहा है, राइट, हिमाचल प्रदेश में। तो इनका लोकेशन जरूर ध्यान रख लिया करो। जो भी आपके बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक टनल्स हैं जो कि आपके आर्म फोर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बीआरओ द्वारा डेवलप किए गए और वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, समझ आए। मतलब इन तीनों को ही आपके बीआरओ ने ही डेवलप किया है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बीआरओ का जो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट हिमांक। प्रोजेक्ट हिमांक के अंदर बीआरओ आपके कौन कौन से चीज़ें डेवलप करती है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड और जो आपके बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करती है। अभी के टाइम पे प्रेजेंट में जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो कौन सा आपका, वो है आपका मिगला पास, ठीक है। इससे जस्ट पहले कौन सा था आपका, उमलिंगला, और उमलिंगला से जस्ट पहले कौन सा था आपका, खारदुंगला। तो सारे आपके कहाँ पे हैं, लेह लद्दाख वाले रीजन में ही है। तो अभी मिगला है, फिर उसके पहले उमलिंगला था, तो उमलिंगला अब सेकंड हाईएस्ट हो गया और उसके बाद खारदुंगला जो कि थर्ड हाईएस्ट हो गया। तो वर्ल्ड का आपका फर्स्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ पे है, मिगला, जो कि लद्दाख में है। किस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट हिमांक, जिसको कौन चलाता है, आपका बीआरओ चलाता है। बीआरओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इतना क्लियर हुआ। फिर देखो आगे, वंदे मातरम एट 150 रैलिंग अ क्राई ऑफ फ्रीडम फाइटर टू संग फेवरेट। अब देखो इस बार आपको पता है ये पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा बहस चली है ना वंदे मातरम पे, लेकिन हमें उस बहस में नहीं जाना है। हमें जो देखना है वो देखना है कि वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ, तो अब क्या क्या यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो वंदे मातरम किसने लिखा है, तो वंदे मातरम आपके किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। वो मजिस्ट्रेट थे आपके ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उस टाइम पे। तो उन्होंने एक शांत पल में मतलब इस गीत को लिखा था। ये गीत आपके सबसे पहले किस नोवेल में अपीयर होता है, तो वो था आपका आनंद मठ। तो पूछ लेंगे कि जो आपका वंदे मातरम सॉन्ग है जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, वो आपके किस फर्स्ट टाइम किस नोवेल में अपीयर होता है, तो वो आनंद मठ था, ठीक है। उसको भी आपके बीसी चटर्जी जी ने ही लिखा था। उसके बाद देखो इस जो अभी वंदे मातरम जो हम गाना सुनते हैं तो इसका ट्यून किसने दिया है, तो वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया है, राइट। और बाकी जो अरविंदो घोष जी थे इन्होंने क्या बताया था इस सॉन्ग को, भारत की आत्मा जागृत करने वाला सॉन्ग, ठीक है। तो अब ये सब कुछ फैक्ट्स है। बाकी आपको पता ही है वंदे मातरम ने आपके सेंस ऑफ नेशनलिज्म डेवलप किया उस टाइम पे, ठीक है। जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुए उस टाइम पे आपका एक काइंड ऑफ एनर्जी का काम करता था ये सॉन्ग। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वंदे मातरम का। आज भी मान के चलो हमारे सामने बजता है ना तो एकदम से प्योर गूज़बम्स आ जाता है, समझ आए। तो ये था आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से वंदे मातरम से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि इसके 150 साल पूरे हुए हैं तो बहुत हाई चांस है कि आपके ये आ सकता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है यहाँ पे गिवन है, एक बार आप खुद से रीड कर लेना। जैसे आनंद मठ पब्लिश्ड एज अ बुक इन 1982 टेल्स द स्टोरी ऑफ अ रिवेलियन ऑफ सन्यासी अगेंस्ट मुस्लिम कनकरर्स, और इसी में आपके वंदे मातरम का मेंशन था, ठीक है। उसका ये बंगाल पार्टीशन के टाइम पे बहुत काम किया था। बाकी एक चीज़ यहाँ पे आपको और रिलेट कर लेना, कांग्रेस के 1896 वाले सेशन में इसको गाया गया था, ठीक है। ये सेशन कहाँ पे हुआ था, आपके कोलकाता में हुआ था। और किसने गाया था सबसे पहले, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर हुआ इतना। फिर देखो आगे, वाराणसी टू विटनेस लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल वेसल एज यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल फ्लैग्स ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम नमो घाट। तो जो नमो घाट है वाराणसी में, यहाँ से आपके पहला वेसल को लॉन्च किया गया है जिसको पावर आपके किससे मिलेगी, ग्रीन हाइड्रोजन से मिलेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन वैसे ही आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो पहली बार आपके जो कोई ऐसा वेसल है जिसको पावर किससे मिलेगा, आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल से मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना, काफ़ी ये आपके क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, ठीक है। तो जो हमारे पोर्ट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री है सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने फ्लैग किया पहला वेसल जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड है। बस वेन्यू याद रख लेना कहाँ से लॉन्च हुआ, ये है नमो घाट, और बाकी वेसल के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। फिर देखो आगे, SIR 2026 राजस्थान फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट। तो ये भी वन लाइनर के फॉर्म में याद रख लो। SIR क्या है, आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। ये इसलिए कंडक्ट कराया जाता है ताकि जो इलेक्टोरल रोल है आपका, जिसमें आपके जो लोग वोट देते हैं, वोटर लिस्ट होता है, ठीक है, इसको रिवाइज करने का काम होता है कि जो फेक वोटर लिस्ट में जो फेक लोग रजिस्टर्ड रहते हैं उनको हटाओ और नए जो वोटर्स हैं उनको इंक्लूड करो, राइट। तो ये जो प्रोग्राम चलाया गया, तो राजस्थान आपका पहला स्टेट बना है जिसने सारे वोटर लिस्ट को क्या कर चुका है, 100% डिजिटाइजेशन कर चुका है। तो ये एग्जाम में पूछ लेंगे कि विच फर्स्ट स्टेट हैज अचीव्ड 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट, तो वो है आपका राजस्थान। क्लियर हुआ, वन लाइनर का फॉर्म याद रख लेना। फिर देखो, सुबानश्री लोअर प्रोजेक्ट टू फंड हाइडल प्रोजेक्ट NHPC proposed its forest land asset as collateral, गवर्नमेंट said no। तो देखो ये आपके इस टाइप की न्यूज़ आप कोट कर सकते हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड थीम में।
तो इस न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है कि जो आपका हाइडल प्रोजेक्ट था जो एनएचपीसी बना रही थी, कहाँ पे बना रही थी, आपके अरुणाचल असम बॉर्डर पे बना रही थी। तो इसमें एनएचपीसी ने क्या बताया था, मतलब एनएचपीसी एज अ कोलेट्रल रख रही थी जो उसका आसपास वाला फॉरेस्ट एरिया था ना। तो जैसे ये डैम को बनाने के लिए कुछ फंडिंग चाहिए, इस फंडिंग के लिए कोलेट्रल लगेगा कुछ, तो कोलेट्रल के रूप में एनएचपीसी किसको रख रही थी, जो फॉरेस्ट लैंड था आसपास का। अब देख सकते हो इनकी बुद्धि है ना। तो गवर्नमेंट ने एकदम सर से सिरे से निकाल दिया। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आप फॉरेस्ट लैंड को कैसे कोलेट्रल रख सकते हो यार, फॉरेस्ट लैंड आपके बाप का जमीन थोड़ी ना है, राइट। तो इसीलिए एनएचपीसी का ये जो डिसीजन था इसको गवर्नमेंट ने डिस्कार्ड कर दिया। बस इतना ही न्यूज़ है। पूछ लेंगे डायरेक्ट कि जो आपका सुबानश्री लोअर प्रोजेक्ट है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपके अरुणाचल असम बॉर्डर पे लोकेटेड है, राइट। और इन्वायरमेंट में इस टाइप के जो केसेस होते हैं इसको मेंशन कर दिया करो। फिर देखो आगे, दीपावली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए और पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सीएससी में ही पूछा है तो यहाँ पे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखो आगे, अनंत अंबानी रिसीव द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर लीडरशिप इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बिकम्स द यंगेस्ट एंड फर्स्ट एशियन ऑनरी। तो अनंत अंबानी का जो वनतारा है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, है ना। और एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी एक अच्छा स्टेप है जो भी आपके वाइल्ड लाइफ्स होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए। तो इसी के लिए जो अनंत अंबानी है इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। दैट्स इट, इतना पूछ लेंगे कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किस इंडियन को मिला है, तो ये है अनंत अंबानी। और ये अवार्ड कौन प्रोवाइड करता है, आपका एनिमल वेलफेयर बाय द ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी, द इंटरनेशनल ब्रांड फॉर द अमेरिकन ह्यूमन सोसाइटी। दैट्स इट। फिर देखो आगे, इंडिया टू होस्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इन चेन्नई। तो इंडिया जो है आपके स्क्वैश वर्ल्ड कप का वेन्यू बनने जा रहा है इंडिया में कौन सा जो सिटी है, चेन्नई। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। और ये तीसरी बार है, ठीक है, तीसरी बार है जब इंडिया हेल्ड कर रहा है स्क्वैश वर्ल्ड कप। बाकी जो अभी लेटेस्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था इसके हम विनर भी हुए थे, तो ये आगे हम देखेंगे। तो इसमें न्यूज़ में बस इतना याद रख लेना, वेन्यू याद रख लेना, ठीक है। जैसे 12 नेशन विल कंप्लीट इंक्लूडिंग होस्ट इंडिया, डिफेंडिंग चैंपियन इजिप्ट एंड 2023 रनर्स ऑफ मलेशिया। ईच टीम हैज़ 2 मेन एंड 2 वीमेन। सो 2023 में आपके इजिप्ट जीता था टाइटल बाय डिफीटिंग मलेशिया, वाइल इंडिया फिनिश थर्ड, देयर बेस्ट एवर रिजल्ट। और इस बार आपके सिंगापुर में इंडिया जीता है, ठीक है, सॉरी हांगकॉन्ग में आपके इंडिया जीता है 3-0 से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, राइट। फिर देखो आगे, 11 से 14 दिसंबर का न्यूज़। फिर इसमें आ गया आपका पहला अवार्ड्स एंड ऑनर्स, दीपावली एंटर्स इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। इसमें दीपावली वाला अभी हमने देखा। फिर देखो जो वीर सावरकर अवार्ड के लिए कौन चूज़ किए गए थे, आपके शशि थरूर जी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया। ये अवार्ड कौन प्रोवाइड करता है, आपके HRDS इंडिया, जो कि एक NGO है, ठीक है, सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड। तो ये न्यूज़ से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, तो इस चाहो तो स्किप कर सकते हो आप। बाकी वीर सावरकर अवार्ड के बारे में पूछ सकते हैं तो वो हमने नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अवार्ड है ये आपके कौन से NGO प्रोवाइड करता है, हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी HRDS, जिन्होंने शशि थरूर को इस बार नॉमिनेट किया था फॉर दिस अवार्ड। फिर देखो आगे, आलिया भट्ट ऑनर्ड विद गोल्डन ग्लोब्स हॉरिजॉन अवार्ड एट रेड सी फिल्म फेस्टिवल। 1 लाइन में याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कम चांसेस होते क्वेश्चन पूछने के, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया तो इसलिए हमने 1 लाइनर के फॉर्म में दे दिया। डिटेल में अंदर मत जाना, है ना, कि ये चीज़ है, ये अवार्ड है, ये अवार्ड है, ये सब अननेसेसरी न्यूज़ होते हैं। बस आप इतना ध्यान रखना, पूछ लेंगे कि किस इंडियन एक्ट्रेस को ऑनर किया गया विद गोल्डन ग्लोबल हॉरिजॉन अवार्ड, वो है आलिया भट्ट। फिर देखो, सुप्रिया साहू विंस यूनिप अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ये आपकी एक इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो इस बार का जो अवार्ड मिला है इंडियन को मिला है सुप्रिया साहू जी को, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अवार्ड आपके बेसिकली इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट रिलेटेड है। फिर देखो आगे, इंडियन नेवी टू कमीशन फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC 820। तो पहला इंडिया का डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट इंडियन नेवी जो है इंडक्ट करने जा रही है 16 दिसंबर 2025 को। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। बाकी इसको किसने डेवलप किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो ये है तिथागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, जो कि एक कोलकाता बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रख लेना। बाकी इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे रिलेट करने में बोलूँ तो इंडिया का पहला जो डाइविंग सपोर्ट वेसल है उसका नाम बताओ आप, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, INS माहे, INS निस्तार, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, INS अरनाला या INS नीलगिरी, ठीक है। तो इंडिया का पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल क्लास कौन सा है, ये चारों में से ऑप्शन है आपके। बाकी ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, नॉट वेसल, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो आगे,
कमेंट में टाइप जरूर कर देना है ना, टाइम स्टैम्प लगा के। इतने सारे मैं सवाल पूछता हूँ लेकिन कमेंट देखता हूँ 2-4 आ रहे हैं, तो आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखती ही नहीं है, तो मुझे कैसे मोटिवेशन आएगा पढ़ाने के लिए, है ना। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करो आप लोग, ताकि ये सीरीज कंटिन्यू चलते ही रहे। फिर देखो आगे, इंडियन नेवी टू कमीशन आईएनएस 335 ऑस्प्रेज। तो इंडियन नेवी आपके आईएनएस 335, जिसको ऑस्प्रेज भी हम बोल रहे हैं, उसको कमीशन करने जा रही है। कहाँ पे? इन गोवा। समझ है? तो बस इतना याद रख लोगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी जो एसएसबी वगैरह देने जाते हैं ना, उनके लिए ये सब इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर की डिटेलिंग, कि इसमें एडवांस सेंसर्स लगे हैं, इसमें एडवांस वेपन्स लगे हैं, ये सब जो डिटेलिंग चाहिए होता है वो एसएसबी वालों के लिए चाहिए होता है। आप लोगों को इतने डिटेलिंग नहीं पूछेंगे कभी भी, ठीक है। फिर देखो आगे, इंडियन गिव्स टेपिड रिस्पॉन्स टू रशियन पुश फॉर सुखोई 57 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स एंड सबमरीन्स। तो अभी रशिया चाहता है कि इंडिया सुखोई 57 परचेस करे, जो कि एक आपकी 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कोई भी 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन इंडिया काम कर रहा है एएमसीए पे, जो कि 5th जनरेशन होगी, लेकिन पता नहीं है कब तक बनेगा। इंडिया के पास अभी जितने भी एयरक्राफ्ट हैं जो एडवांस एयरक्राफ्ट है, लाइक राफेल हो गया, सुखोई 30 MK हो गया, सुखोई 30 MKI, मिग 29K हो गया, ठीक है, ये सारे आपके क्या है 4.5 जनरेशन के। और लेटेस्ट में हमारा रिटायर कौन सा हुआ था? मिग 21, जो कि बहुत ही पुराना था, सोवियत यूनियन के टाइम का वो एयरक्राफ्ट था, तो उसको रिटायर कर दिया गया, ठीक है। तो सुखोई 57 बस इतना पता होना चाहिए आपको कि किस कंट्री की है। ये आपकी रशिया की है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। रशिया चाहता है इंडिया उससे ले ले, ठीक है। इंडिया इस पर विचार कर रहा है, अभी फाइनलाइज नहीं है कि लेगा ही। बाकी यहाँ पे डिटेलिंग हमने दे रखी है सुखोई 57 के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में अभी जाने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में था इसलिए हमने दे दिया है, लेकिन अभी जब तक इंडिया ले नहीं लेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर देखो S500, अब हमने S400 तो ऑलरेडी ले ही लिया है, तो S500 में कुछ बेसिक डिफरेंस होगा, थोड़ा और ये एडवांस होगा, राइट। तो S500 भी लेने का इंडिया विचार कर रहा है। बाकी S500 के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल दे रखा है कि किसने इसको डेवलप किया है और इसका प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये सब चाहो तो डिटेल पढ़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपके रेलिवेंट नहीं उतना ज़्यादा, समझ आए। लेकिन जो डिफेंस एस्पिरेंट है, मैं बोलूँगा आपको ये टाइम निकाल के पढ़ लेना, ठीक है। न्यूज़ जो भी गिवन है आपके, आप ही के लिए ये अलग से दिया गया है। फिर देखो आगे, ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया बैन, ये हमने ऑलरेडी न्यूज़ देख लिया। यूएनईए अडॉप्ट्स इंडिया प्रपोजल ऑन वाइल्ड फायर मैनेजमेंट। तो जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली है, जो कि नैरोबी में है, ठीक है, इसने इंडिया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया ऑन वाइल्ड फायर मैनेजमेंट। समझ आया? तो इंडिया ने एक प्रपोजल रखा था कि कैसे वाइल्ड फायर को मैनेज किया जाए, तो इंडिया ने कुछ सोल्यूशन मतलब कुछ स्टेप्स सजेस्ट किए थे, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो बस इतना ही यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी चाहो तो पेपर टू के लिए यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। जैसे जो वाइल्ड फायर है, ये आज के टाइम पे जो बोलते हैं ना क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वाइल्ड फायर। जैसे इंडिया में भी हिमाचल प्रदेश में पूरे फॉरेस्ट में आग लग गई थी, उत्तराखंड में लगती ही रहती है ना। कनाडा वगैरह में देखोगे आप, प्रेरीज वगैरह में देखोगे तो आग लगती रहती है। तो इसका कारण क्या होता है? तो कारण तो आप चलो इजीली लिख लोगे कि मॉइस्चर कम है, ठीक है, वहाँ के पेड़ सूखे हुए हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी होते हैं, जैसे जो आपका अनचेक्ड जो फायर एक्टिविटी होती है फॉरेस्ट में, राइट, आपके वार्म लोकल विंड फ्लो होती है, आपकी बहुत बार लोकल की गलती की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्टर्स, और इसका सॉल्यूशन आपको सोचना है। तो ये भी आपका एक पोटेंशियल टॉपिक बन सकता है फॉर पेपर 2, और बाकी वहाँ पे आप कोट कर सकते हो ये चीज़, राइट। सो इंडिया ने क्या प्रपोजल रखा है ये भी एक बार देख लेते हैं। So strengthening the global management of wildfire calls for a shift from reactive firefighting to proactive prevention, arguing that rising temperature, erratic rainfall and land use change have made extreme fires a growing global threat। तो वही है बेसिकली पर्पस ये है, हम रिएक्टिव ना बन के प्रोएक्टिव बने। मतलब जब चीज़ें हो जाए तब सॉल्यूशन ना ले, हम आग लग जाने के बाद मत बुझाओ, आप पहले ही बुझाने का ऐसा प्रावधान करके रखो कि आग ही ना लगे, समझ आए। तो वही इंडिया ने प्रपोज किया था और इसको एक्सेप्टेंस मिल गई है। फिर देखो आगे, गुलमर्ग गेट्स एशियाज लॉन्गेस्ट स्काई ड्रैग लिफ्ट एंड हॉल इन बिग बूस्ट टू कश्मीर विंटर टूरिज्म। तो कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गुलमर्ग ने एशिया का लॉन्गेस्ट स्काई ड्रैग लिफ्ट बनाया है। तो नाम पूछ लेंगे और जगह पूछ लेंगे, दैट्स इट। उसका देखो, प्रोटेक्टेड मैराइन एरियाज नॉट पार्ट ऑफ ऑफशोर ब्लॉक्स। अब देखो ये जो न्यूज़ है इसमें क्या समझना है आपको। सबसे पहले ऑफशोर ब्लॉक्स क्या होते हैं, और ये न्यूज़ में क्या बोला गया कि जो आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे इन्होंने क्या बोला है कि ऑफशोर ब्लॉक्स में ना जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफशोर ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो ऑफशोर ब्लॉक्स आप समझ जाओ कि कोस्ट के पास या फिर जो आपके टेरिटोरियल वाटर होते हैं, इसमें कुछ ऐसे स्पेस डिसाइड किया जाता है जिसमें आपके जो माइनिंग एक्टिविटी है या कोई कमर्शियल एक्टिविटी है उसको अलाउ किया जाता है, ठीक है। माइनिंग या कमर्शियल एक्टिविटी आर अलाउड, राइट। तो जो भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं कोस्टल एरिया से, या फिर कोई रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या जो वहाँ पे फिशरमैन होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये जो ऑफशोर ब्लॉक है ये काइंड ऑफ एक इकोनॉमी बैकबोन का काम करता है, ठीक है।
लेकिन अब मरीन प्रोटेक्टेड एरिया भी आपके डिसाइड किया जाता है जो कोस्टल एरियाज है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर सेंसिटिव कोई मरीन ऑर्गेनिज्म रह रही है या मरीन इकोसिस्टम प्रेजेंट है तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे बात आ जाती है आपकी इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी की। तो गवर्नमेंट ने ये अच्छा एक डिसीजन लिया है कि जो भी आपके मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होंगे उसमें आपके ऑफशोर ब्लॉक्स नहीं कंसिडर किए जाएंगे, है ना। अगर कोई एरिया मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में आता है तो उसमें आप ऑफशोर ब्लॉक्स नहीं बना सकते हो। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए तो ये अच्छा न्यूज़ नहीं है, लेकिन नेचर वाइज ये न्यूज़ अच्छा है, ठीक है। तो आप पूरे न्यूज़ पढ़ने के बजाय आप डायरेक्ट ये भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेड दैट मरीन प्रोटेक्टेड साइट्स विल नॉट बी यूज्ड फॉर माइनिंग ऑफ मिनरल्स। 23 ऑफशोर ब्लॉक्स हैव बीन प्रपोज्ड, 13 सैंड ब्लॉक्स केरला, 3 लाइम मड ब्लॉक्स गुजरात, 7 पॉलीमेटेलिक ब्लॉक्स अंडमान निकोबार। तो 23 ऑफशोर ब्लॉक्स प्रपोज थे टू डेवलप टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर फिशरी फैमिलीज एंड जो ग्रीन एक्टिविटी हैं ये सारे अपने एक्सप्रेस किए कंसर्न ओवर डिप्लीटिंग मरीन लाइव स्टॉक, ठीक है। तो इसी के लिए ये जो मिनिस्टर है इस रिगार्डिंग इन्होंने ये डिसीजन लिया। सो ऑफिशियल एरियाज मिनरल ट्रस्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द कोस्टल स्टेट एज मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द ट्रस्ट। तो जो ये ऑफशोर ब्लॉक्स होते हैं ना, इसको भी रेगुलेट करने के लिए आपकी एक ट्रस्ट बनाया जाता है जिसमें आपके जो भी स्टेट्स है, कोस्टल स्टेट्स है, वो मेंबर होते हैं इन दी गवर्निंग एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी। समझ आया। तो न्यूज़ बस इतना ही था कि जो भी ऑफशोर एरिया है वो आपके मरीन प्रोटेक्टेड साइट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे और वो उसमें अलाउ नहीं होगा आपका जो भी माइनिंग है ऑफ मिनरल्स। फिर देखो आगे, मध्य प्रदेश सीएम अनाउंसेस वीरांगना दुर्गवती टाइगर रिजर्व टू बिकम चीता हैबिटेट बिफोर नेक्स्ट मॉनसून। तो देखो सबसे पहले जो चीता लाया गया था हमने कहाँ से लाया था, नामीबिया से लाया था। और कहाँ पे हमने ट्रांसलोकेट किया था, इंडिया के कूनो नेशनल पार्क में। अब क्योंकि चीता अडाप्ट कर चुके हैं, यहाँ का जो इकोसिस्टम है, जो यहाँ का इन्वायरमेंट है उसको अडाप्ट कर चुके हैं, तो अब इनको धीरे धीरे ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि इनकी ब्रीडिंग और अच्छे से हो पाए और इनका जो कवरेज है, इनकी पॉपुलेशन है और बढ़ पाए। तो कूनो नेशनल पार्क से पहले शिफ्ट किया गया आपके कहाँ पे, गांधी सागर में, ठीक है। गांधी सागर आपके कहाँ पे, एमपी में। और अब जो प्लान किया जा रहा है कि जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो ये भी आपके कहाँ पे, एमपी में, यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, राइट। तो इसलिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मतलब ये आपके एक नया चीता हैबिटेट बनने जा रहा है, दैट्स इट। बाकी चीता, लेपर्ड, इन सब के बीच का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र वाले मैगजीन में कवर करा दिया अक्टूबर का, ठीक है। तो उसका जो आई बटन है वो आपको मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी हम लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ मेरे को आप लोग से और रिक्वेस्ट करना था कि जैसे आप लोग जब न्यूज़ देखते हो तो बहुत बार बहुत बच्चों को ना ये नहीं पता लगता है कि इस पूरे वीडियो में 2 घंटे की वीडियो में या 1.5 घंटे की वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर है। तो एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ना यार अगर मतलब पढ़ रहे हो तो साथ के साथ अगर आपको लगता है आपके रिवीजन के लिए भी अच्छा है, टाइम स्टैम्प लगा दिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी ये टॉपिक पढ़ा, ये थीम पढ़ा और आपको लग रहा है कि सर ने बहुत अच्छा डिस्कशन कर रखा है यहाँ पे, तो उस पर्टिकुलर जो टॉपिक उसको मेंशन करके टाइम स्टैम्प लगा दो। तो इससे क्या होगा कि जो अदर आपके व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत हेल्प हो जाएगा और कल को आप भी तो रिवाइज करोगे ना सेम वीडियो को जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको हेल्प आएगा कि चलो आप डायरेक्ट आके अपने कमेंट पे डायरेक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिवाइज करने के लिए डायरेक्ट वहाँ पे आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये काम कर देना जरूर, राइट। फिर देखो आगे, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल बिगिंस कमर्शियल सर्विस इन वाराणसी। ये अभी हमने न्यूज देखा, ठीक है। वाराणसी से आपके फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर वेसल को क्या किया गया, अलाउ किया गया, ठीक है। सो इट इज नेशन फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कैटमरन शिप शोकेसेस जीरो एमिशन इंडिजिनस 24 मीटर विथ क्लीन प्रोपल्शन फेरीज विथ 50 सीट कैपेसिटी। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना ये कहाँ से आपके शुरू किया गया, ये आपके वाराणसी से शुरू किया गया। सो इट इज गुड फॉर इन्वायरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एज वेल। फिर देखो आगे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन केरला ओपन्स विद अ जर्नी टू पैलेस्टीन ऑफ 1936। तो जो आपके केरला में जो फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है उसमें जो आपकी फीचरिंग फिल्म होगा वो क्या होगा, पैलेस्टीन 36। तो जो आपके इजराइल और पैलेस्टीन का कंटिन्यूस वॉर चल रहा है, ठीक है, तो पैलेस्टीन 36 मूवी यही चीज़ दिखाने के लिए बनाया गया है, जो भी आपके पैलेस्टीन की हिस्ट्री रही है, जो भी इन्होंने चीज़ें सहा है, राइट। तो इसको अलाउ किया गया केरला के फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है, प्रीमियर होने के लिए। सो Pallene 36, the opening film for the 30th International Film Festival Kerala, is being screened as a part of package of Palestinian films touching upon the ongoing conflicts. क्लियर हुआ? बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना न्यूज़ के, इतना याद रखना बस। फिल्म फेस्टिवल कहाँ है, इसका वेन्यू केरला में। फिर देखो आगे, गवर्नमेंट लाइकली टू मनरेगा टू पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। अब ये वाला जो न्यूज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके, और ये अब आपका पास भी हो चुका है। जो हमारा नरेगा एक्ट था जो कि 2005 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, इसको फिर 2009 में मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और अब इसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, वीवी जी राम जी। अब यहाँ पे आपको जो की डिफरेंसेस है वो जानना है,
तो देखो इसका मैं एक शॉर्ट का ही प्लान कर रहा हूँ, आपका रील के फॉर्म में दे दूंगा, थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप बस बेसिक समझ लो कि जो जी राम जी है, ठीक है, स्कीम, और जो अभी जो आपके पुराने वाला था मनरेगा, तो उसके बीच में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है ये आपको बस पता होनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोविज़न था पुराने वाले में आपका था कि पूरे साल में आपके 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, और इसको बढ़ा के अभी 125 दिन कर दिया गया। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें एक एग्रीकल्चर पॉज जैसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, एग्रीकल्चरल पॉज। एग्रीकल्चरल पॉज क्या होता है कि जब आपका एग्रीकल्चर पीक टाइम पे होता है ना, जिस टाइम पे आपके एग्रीकल्चर लेवल की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा कि आपके जो अंडर वीबी राम जी आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, ताकि जो आपके एग्रीकल्चरल लेबर है उनका शॉर्टेज ना पड़े, राइट। तो पहले जो था आपका डिमांड ड्रिवन था, लेकिन अब जो है आपके डिमांड ड्रिवन ना होके आपके सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मतलब कब आपके जो लोगों है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या किया गया कि पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ये पूरी फंड करती थी, मतलब लगभग 90% की जो फंडिंग है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 60-40 का रेशियो कर दिया है। 60 जो है आपके सेंटर प्रोवाइड करेगी और जो 40% है ये आपकी स्टेट प्रोवाइड करेगी। तो इसके वजह से बहुत सारे स्टेट ने क्या किया, कंडेम किया है और क्रिटिसाइज किया है कि स्टेट पे इसके वजह से बहुत ज़्यादा फिजिकल बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, जब इसके लिए मैं आपका एक सोच रहा हूँ सेपरेट ही लाने। तो ये सब जो कुछ बेसिक फीचर्स थे ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका काइंड ऑफ ऐसा स्कीम है ना जिसमें बोला जा रहा है कि आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वहाँ पे आपके खाने का मेन्यू तो बढ़ा दिया गया, जैसे 100 से 125 दिन कर दिया गया, लेकिन अब जो शेफ है वो डिसाइड करेगा कि आप क्या खाओगे। लेकिन पहले ऐसा था कि जब डिमांड होती थी तो आपके लोगों को कंपलसरी जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती थी इन ईयर फॉर 100 डेज, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रोविजन थे। बाकी एक जॉब कार्ड वाला भी है, जैसे पहले आपको जॉब कार्ड मिलता था, इसको चेंज करके आपके इंडिविजुअल कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ में, जो ओल्ड और जो आपका न्यू वाला है इन दोनों में समझने की चीज़ें बेसिक। बाकी यहाँ पे डिटेल दे रखा है, जो पुराना वाला मनरेगा स्कीम है, तो यहाँ से अब क्योंकि ये न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है, और जो न्यू वाला है उससे तो पूछा ही जाएगा। सो यहाँ पे एम दे रखा है टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटी वेज, ये पुराना वाला बात कर रहे हैं, मनरेगा वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक बदलाव आया है जो नए वाले में, कि जैसे पहले जो थी वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोग्राम आता था आपका मनरेगा, अब इसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट की जाएगी। क्लियर हुआ। फिर देखो आगे, 100 to 125 डेज मनरेगा स्कीम टू गेट नेम चेंज, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर देखो आगे, द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स एस्पायर स्कीम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। तो देखो एस्पायर स्कीम बहुत अच्छा स्कीम है, इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, जो आपके एंटरप्रेन्योर स्किल्स है उसको इनकलकेट किया जाएगा, खासकर जो SC ST वीमेन है, OBC वीमेन है, ठीक है, और जो आपके रूरल एरियाज में लोग हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs इंप्लीमेंट मल्टीपल इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन एंड SC ST एंटरप्रेन्योर्स। अब इससे रिलेट आपको क्या करना है, वी राइज इनिशिएटिव हमने पढ़ा था, वी राइज इनिशिएटिव, ठीक है। वी राइज इनिशिएटिव किसने किसने कंडक्ट कराया था, आपके DP वर्ल्ड ने, किसके साथ मिलके, नीति आयोग के साथ मिलके। इसका जो पर्पस था वो क्या था कि जो ऑलरेडी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको स्केलिंग करने में, ठीक है, उनका जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है उसको बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कुछ सेलेक्टेड जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ताकि वो ग्लोबल स्केल पे अपने बिजनेस को क्या कर सके, फैला सके। तो इस टाइप से ना जो भी आपके स्कीम्स होते हैं उसको तुरंत रिलेट कर लिया करो मिलता जुलता स्कीम से। तो ये आपके एस्पायर स्कीम में याद रखना, ये आपके एंटरप्रेन्योर स्किलशिप जो है उसको इनकलकेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया, स्पेशली इन द रूरल एरियाज एंड स्पेशली फॉर द विमेन एंड SC ST, ठीक है। बाकी यहाँ पे इतना सारा डिटेल दे रखा है, ये सब पढ़ने की नीड नहीं है, बस मिनिस्ट्री याद रख लेना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इतना क्लियर हुआ। बाकी ये MSME का जो डेफिनेशन है ये भी चेंज हुआ था, है ना, तो ये चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे बजट में मैंने डिटेल में कवर कराया था, वहाँ से आप रिवाइज कर लेना कि जो पहले क्राइटेरिया थी टर्नओवर की वो क्या थी और अब क्या है, ठीक है। फिर देखो आगे स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स का कुछ न्यूज़ है ये देख लेते हैं। जैसे इंडिया टू होस्ट इनॉग्रल कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026, तो इंडिया जो है आपके कॉमन खो खो चैंपियनशिप कंडक्ट कराने जा रहा है, पहला कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप कंडक्ट कराने जा रहा है फ्रॉम March 9, 2026। इसका वेन्यू क्या होगा, तो वेन्यू अब तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है इसके लिए वेन्यू सजेस्ट किया जा रहा है आपके अहमदाबाद। बाकी इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करेगी तो ये चीज़ देख लो, यहाँ पे आपकी यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया एंड द अमेरिकाज, right, and this is the first Commonwealth Kho-Kho event in India following the official confirmation Ahmedabad as the host city for the Sanitary Commonwealth Games 2030। तो ये आपके 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा उसके लिए अहमदाबाद को ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया, ठीक है। फिर देखो स्क्वाश वर्ल्ड कप, इंडिया विंस इट्स मेडल टाइटल डिफीटिंग हांगकांग। तो इंडिया ने अपना मेडल टाइटल जीत लिया हांगकांग को हरा के 3-0 से।
इतना याद रखना, आपका काम हो जाएगा। स्क्वैश वर्ल्ड कप आपके थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म इंडिया में कहाँ पे होने वाला है, चेन्नई में। ये हमने सेम वीडियो में पहले कवर कर लिया है, ठीक है। फिर देखो आगे ख़त्म। तो इसी के साथ हमारा जो 1 से 14 तक दिसंबर का जो वीकली न्यूज़ था वो कवर होता है। तो आई होप आप लोग लेक्चर समझ आया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की, अप्रोच डिस्कस किया कि कैसे न्यूज़ से आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए कंटेंट निकालना होता है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो अब यार कंसिस्टेंट हो जाओ, एग्जाम आपके नज़दीक है, 5 महीना कब निकल जाएगा आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। और जनरली जो स्टूडेंट का अप्रोच रहता है कि हम लोग सर लास्ट में कवर कर लेंगे, 1-2 महीने में याद रह जाएगा, कभी याद नहीं होगा आपको। मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर याद ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो साल का आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो उससे 1 साल पीछे का करंट अफेयर तो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा, ताकि लास्ट में जब हम बहुत सारे आपके लोग मैराथन वीडियोस लाएंगे, हम भी लाएंगे, ठीक है, जो भी आपके स्पेसिफिक न्यूज़ है, लेकिन उस मैराथन वीडियोस का मैक्सिमम बेनिफिट आप तभी रीप कर पाओगे जब आपने पूरा साल भर करंट अफेयर को पढ़ाई की है, उसको टाइम दिया है। तो फिर से मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, सजेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि करंट अफेयर अब तक नहीं फॉलो कर रहे थे तो कंसिस्टेंट हो जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब डिले मत करो कि मैं आज देख लूँगा, कल देख लूँगा। जब वीडियो आ रहा है आप 1-2 दिन में कोशिश करो उसको निपटाओ। नोट्स वगैरह के लिए टेंशन लेना नहीं है, आपके ब्रह्मास्त्र मैगजीन में सारा हम कंपाइलेशन आपको मंथली करके दे ही रहे, ठीक है। ये कटआउट को आप एक एज रेफरेंस ले सकते हो, दैट्स इट। इसको इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। बाकी ब्रह्मास्त्र मैगजीन भी आप रिवाइज कर लोगे, और लास्ट में जो भी थीम्स होंगी, जो भी आपका टॉप 200 करंट अफेयर होगा, सबके लिए मैं वीडियो लाऊंगा जब एग्जाम आपका नज़दीक आ जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रोवाइडेड कि अभी आप मतलब कंसिस्टेंटली कवर करो, ताकि आपको मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर याद हो जाए। और उस टाइम जब मैं आपको एक्टिव रिकॉलिंग करा रहा हूँ तो आप चीज़ों को पार्टिसिपेट कर पाओ। आप ये कमेंट में टाइप करके ना बताओ कि सर इससे बढ़िया तो बता ही देते हम लोगों को, है ना। जो अब बहुत लोग कमेंट करते हैं जब मैं बोलता हूँ एक्टिव रिकॉलिंग करने के लिए, कमेंट में टाइप करने के लिए, तो देखना अभी भी बहुत लोग कमेंट कर देंगे कि सर आप तो ज़्यादातर तो एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं, इससे बढ़िया तो आप बता ही देते, 2 मिनट लगता। देखो बताने में मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बता ही दूंगा आपको, लेकिन आपका दिमाग कहाँ काम किया। तो इससे आपको मैं इसलिए बहुत बार एक्टिव रिकॉलिंग करने के लिए बोलता हूँ, ताकि आप लोग पीछे का भी न्यूज़ कवर करो और आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आए। जो लोग कंसिस्टेंट होंगे उनको पता होगा, है ना, कि क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ा दी है और क्या क्या चीज़ें हमें याद आ रही है। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बाकी कमेंट जरूर कर देना जो भी मैंने बोला है, लाइक शेयर ना भी करो तो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।